इतिहास। अध्याय 8 अद्भुत प्रदर्शन। नाम। इतिहास का सबसे ताकतवर दामाद ससुराल वालों के साथ रह रहा है। लेखक। साइलेंट पेस्ट्री जोड़ बंद करें, रीसेट करें। शेन लैंग ने कहा, माँ और पिताजी, मैं पहाड़ों पर जाकर कुछ जड़ी बूटियां तोड़ूंगा। बड़े साहब, माँ आपके साथ आएंगी। पहाड़ पर जंगली जानवर है, इसलिए रास्ता मत भटकना। माँ दौड़कर बाहर निकली। वो शेन लैंग को एक बच्चे की तरह मानती थी और अकेले पहाड़ पर चढ़ना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। माँ, घर पर एक बर्तन में पानी उबालो। एक चाकू ढूंढो और उसे तेज करो। एक मोटी और लंबी सुई तैयार करो। एक सूती कपड़ा तैयार करो और उसे पानी में उबालो। शेन लैंग ने जल्दी से लेकिन स्पष्ट और शांत स्वर में कहा। माँ दंग रह गई, लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। माँ को उनका बेटा फुर्तीला हो गया और उसका हर शब्द किसी शाही फरमान जैसा लगता था। शेन लैंग अपनी पीठ पर एक बांस की टोकरी और एक छोटा फावड़ा लेकर घर से निकला और पहाड़ पर चढ़ गया। तियान हेंग के 13 और 14 बेटे उसके पीछे पीछे चल पड़े। वे पैसे मिलने तक शेन लैंग पर नजर रखेंगे और समय आते ही उसे मार डालेंगे। शेन लैंग को इस बात की भी चिंता थी कि क्या इस दुनिया के पौधे धरती के पौधों से बिल्कुल अलग होंगे। नतीजतन वो बहुत ज्यादा चिंतित था। हालांकि कई अज्ञात पौधे थे, फिर भी कई पौधे ऐसे थे जो बिल्कुल एक जैसे थे। वहां बहुत सारी सूजन रोधी जड़ी बूटियां हैं और शेन लैंग परिवार की पिछली पहाड़ी एक हरा भरा जंगल है। सिर्फ 1 घंटे से ज्यादा समय में उसने ढेर सारा बैंगनी पेरुला, हनीस्कल और सिनहपर्नी तोड़ लिया, जिनका इस्तेमाल सूजन कम करने के लिए किया जा सकता था। बदकिस्मती से वो किसी सूखे रेगिस्तान या घास के मैदान का किनारा नहीं था, इसलिए वहां मुलेठी नहीं थी। लेकिन उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसे नील की जड़ मिल गई। आधुनिक दुनिया में नील की जड़ को सर्वोपयोगी चमत्कारी औषधि के रूप में जाना जाता है। और फिर शेन लैंग ने 1 दर्जन से ज्यादा तरह की चीनी जड़ी बूटियां खोदी, कुछ रक्तस्राव रोकने के लिए, कुछ गर्मी देने के लिए वगैरह, और इस तरह पूरी बांस की टोकरी भर दी। बदकिस्मती से धतूरा नहीं मिला, इसलिए इसका इस्तेमाल संवेदनाहारी के रूप में नहीं किया जा सका। शाम को शेन लैंग खाने का पूरा बोझ लेकर लौटा और माँ ने पहले ही सब कुछ तैयार कर रखा था। शेन लैंग ने एक्सरे से अपने भाई के टूटे पैर की जांच की। सौभाग्य से टूटी हुई हड्डी नुकीली और चपटी नहीं थी, इसलिए उसने महत्वपूर्ण रक्तवाहिकाओं पर वार नहीं किया। माँ ने पहले ही चाकू की धार तेज करके उसे उबलते पानी में उबाल लिया था। शेन लैंग ने अपने भाई की टूटी हड्डी में धीरे से एक छेद किया ताकि खून निकल सके और हड्डी को और भी अच्छी तरह से जोड़ा जा सके। दुर्भाग्य से यहाँ की परिस्थितियां बहुत सरल है, स्टील की कील ठोकना असंभव है। टूटी हुई हड्डी पूरी तरह से जुड़ जाने के बाद शेन लैंग ने घाव को सिलने के लिए उबली हुई सुई और धागे का इस्तेमाल किया और उस पर मसली हुई चीनी जड़ी बूटियां लगाईं। फिर उसने टूटी हुई हड्डी को 3 कटी हुई लकड़ी की डंडियों और उबले हुए कपड़े की पट्टियों से एक एक करके बांध दिया, जिससे टूटी हुई हड्डी जहां जुड़ी थी वो पूरी तरह से ठीक हो गई, क्योंकि प्लास्टर नहीं था और वो केवल लकड़ी की डंडियों का ही इस्तेमाल कर सकता था। ये पैर अब जमीन पर नहीं उतर पाएगा। बेहतर होगा कि हिले डुले नहीं। 2 महीने में यह अच्छी तरह बढ़ जाएगा, शेन लैंग ने कहा। यह एक छोटा सा ऑपरेशन था और इसे पूरा होने में 1 घंटे से भी कम समय लगा। हालांकि उसका भाई दर्द से पसीने से तर था, उसने एक लकड़ी की डंडी काट ली और चिल्लाया नहीं। पूरी प्रक्रिया के दौरान माता पिता अपनी सांस रोककर अविश्वास से उस दृश्य को देखते रहे, कुछ नहीं बोले, यहां तक कि जोर से सांस भी नहीं ली। यह वाकई आश्चर्यजनक है। शेन लैंग के घर लौटने के बाद वो न केवल मूर्ख नहीं रहा, बल्कि बहुत शक्तिशाली भी हो गया। पिताजी ने अभी अभी यह स्पष्ट रूप से देखा। शेन लैंग तेज और निर्णायक था और उसकी आंखें दृढ़ थीं। वो बिल्कुल पहले वाले दोनों जैसा ही लग रहा था। छोटे भाई ने मुंह में दबाई हुई छड़ी फेंक दी और आश्चर्य से शेन लैंग से कहा, भाई, तुम वाकई कमाल हो। मेरा टूटा हुआ पैर न सिर्फ सूज गया है, बल्कि दर्द भी कम हो गया है। मैंने कई डॉक्टरों को टूटे पैरों का इलाज करते देखा है, और उनमें से कोई भी तुम्हारे जितना तेज और शक्तिशाली नहीं है। हालांकि उसका छोटा भाई शेन जियान गुंडों के बीच तोप का चारा था, उसने टूटे पैरों और टूटे हाथों के बारे में बहुत कुछ देखा था। शेन लैंग का कौशल वाकई अद्भुत था, कौशल और तकनीक दोनों में गिरोह का इलाज करने वाले डॉक्टरों से कहीं बेहतर। सबसे खास बात यह थी कि शेन लैंग एक बेवकूफ की तरह बेकार था। अब इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया? तुमने इतना शक्तिशाली तरीका कहां से सीखा? परिवार हैरान और खुश दोनों था। इसके बाद शेन लैंग ने अपने पिता का इलाज किया। सबसे पहले उनके फेफड़ों से खून निकाला, वरना चोट और भी गंभीर हो जाती।
इस प्रकार के रक्त निकासी में सबसे कठिन काम ये जानना है कि ये हेमटोमस कहाँ है, जो फेफड़ों में होते हैं और बाहर से नंगी आंखों से पूरी तरह दिखाई नहीं देते। इस दुनिया में डॉक्टरों के लिए इसका लगभग कोई समाधान नहीं है, लेकिन शेन लैंग के लिए ये बहुत आसान था। उसकी एक्सरे आंखें आसानी से रक्त और तरल पदार्थ के सटीक स्थान का पता लगा सकती थी। मां ने पहले से ही मोटी सुई को तेज कर रखा था, जिसका व्यास लगभग 3 मिलीमीटर था और जिसका इस्तेमाल विशेष रूप से जानवरों की खाल सिलने के लिए किया जाता था। इसे कीटाणु रहित करने के लिए उबलते पानी में उबालने के बाद शेन लैंग ने निर्णायक और सटीक रूप से फेफड़ों में छुरा घोंपा और उसे बाहर निकाला। फिर एक प्रकार की पौधे की छड़ से घाव पर छुरा घोंपा, जिससे कोर निकल गया। इस पौधे का तना, जिसका व्यास 2 या 3 मिलीमीटर होता है, कोर निकालने के बाद खोखला हो जाता है और खून को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त मजबूत होता है। इस तरह शेन लैंग ने अपने पिता के फेफड़ों में कुछ छोटे छोटे छेद किए और फिर धीरे धीरे अंदर जमा खून के थक्के को बाहर निकाला। 1 घंटे से ज्यादा समय के बाद उनके पिता के फेफड़ों से ज्यादातर खून के थक्के और तरल पदार्थ निकाल दिए गए और बाकी नहीं निकाले गए। शेन लैंग के इलाज के बाद असर तुरंत दिखाई दिया। पिता को अब भी खांसी आ रही थी, लेकिन उनकी सांसें काफी बेहतर हो गई थीं। पहले जब वे सांस लेने की कोशिश करते थे, तब भी उन्हें लगता था कि पर्याप्त हवा नहीं है। हर बार जब वे सांस लेते थे तो उनके फेफड़े फटने जैसे लगते थे। अब सांस लेना मुश्किल नहीं है और छाती में कोई रुकावट नहीं है। ये बहुत आरामदायक लगता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा बेटा थोड़ी सी मदद से ऐसा चमत्कारी असर कर पाएगा। ये चिकित्सा कौशल बहुत ही शानदार है। कहा जाता है कि मैंने उसे 3 दिनों से नहीं देखा है। इस प्यारे बेटे ने उसे 3 महीनों से नहीं देखा है। वो इतना सक्षम कैसे हो सकता है? पिताजी अब बहुत ज्यादा निश्चिंत और सहज है। मेरा बेटा वाकई कमाल का है। पिता के शब्दों में अतुलनीय गर्व था। मां शेन लैंग को देखती रह गई, यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उनका बेटा इतना होशियार और ताकतवर हो गया है। मत पूछो, तुम्हारा बड़ा भाई पहले बेवकूफ नहीं था। वो तो बिल्कुल मूर्ख जितना ही होशियार था। पिता ने मां की पूछताछ को बीच में ही रोकते हुए कहा, बड़े भाई के इतने बड़े हो जाने पर हम खुश नहीं हो सकते। हमें पूरी बात क्यों पूछनी पड़ रही है? मां ने जोर से सिर हिलाया और बोली, हाँ हाँ, भगवान मेरे बेटे को वापस लाए। अगर बड़े लैंग में इतनी क्षमता है तो हम विधवा लियू से शादी नहीं करेंगे। एक मेडिकल सेंटर खोलकर पैसे जमा कर लेने के बाद गांव के मुखिया की बेटी उससे शादी कर सकती है। उसके बाद माता पिता और छोटे भाई ने शेन लैंग के बदलाव के बारे में कुछ नहीं कहा, बस खुश रहे। मेरा बेटा भूखा होगा, मां जाकर तुम्हारे लिए खाना खा लेगी। मां उत्साहित होकर रसोई में चली गई। मां गुणी और चुस्त थी और आधे घंटे से भी कम समय में खाना परोस दिया गया। 3 कटोरी दलिया, 1 बड़ा कटोरा चावल, 1 प्लेट जंगली सब्जियां, 1 प्लेट सब्जियां, 1 प्लेट बेकन और हरा खरबूजा। चूंकि पिता और भाई के लिए बिस्तर पर आराम करना असुविधाजनक था, इसलिए खाने की मेज दोनों बिस्तरों के बीच रख दी गई। शेन लैंग अभी भी सफेद चावल ही खा रहा था। पिता, माता और भाई ने मक्के का दलिया खाया। शेन लैंग चावल अपने पिता और भाई के साथ बांटना चाहता था, लेकिन तीनों ने उसे दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, तुम सफेद चावल और मक्के का दलिया नहीं खा सकते। पिता ने दृढ़ता से कहा, अगर तुम चावल नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा और नहीं तुम्हारा भाई। हाँ, बिल्कुल नहीं, भाई शेन जियान ने बिस्तर के एक तरफ लेटे हुए कहा। मेरा बेटा मांस खाता है। मां ने बेकन के बचे हुए टुकड़े एक एक करके शेन लैंग के कटोरे में डाल दिए। बेशक शेन लैंग चाहता था कि उसके पिता और भाई खाएं, लेकिन वो जानता था कि वे कभी नहीं खाएंगे। और जब उन्होंने शेन लैंग को मांस खाते देखा तो वे और भी खुश हो गए। ओह, ये कितना पक्षपातपूर्ण है। भले ही उसके पिता और भाई घायल होकर ठीक हो जाएं, भले ही शेन लैंग पूरी तरह स्वस्थ हो, परिवार उसे अकेले खाने के लिए सबसे अच्छा खाना देगा। रात के खाने के बाद शेन लैंग ने दवा का काढ़ा बनाया और क्रमशः अपने पिता और भाई को दिया। छोटा भाई टूट गया था और उसे हड्डियों का सूप पीने की जरूरत थी। बेहतर होगा कि वो अगले 2 महीने आराम करे। हालांकि उसके पिता के फेफड़ों से खून और तरल पदार्थ निकाल दिया गया था और फिलहाल उनकी जान को कोई खतरा नहीं था, फिर भी उनका इलाज आधा ही किया जा सकता था। अगला कदम सूजन को जारी रखना, फेफड़ों को नम करना और शरीर को पोषण देना था। ये दवाइयां पहाड़ों से खोदकर नहीं लाई जाती और न ही इन्हें पैसे से खरीदना पड़ता। बड़े साहब, अपने पैर धो लीजिए। मां गर्म पानी लेकर आई और शेन लैंग के पैर धोने के लिए नीचे बैठ गई। पूरी प्रक्रिया स्वाभाविक और कुशल थी। ये स्पष्ट था कि शेन लैंग पिछले 10 सालों से अपने पैर धो रहा था।
मैं खुद कर लूंगा, मैं खुद कर लूंगा। शेन लैंग कभी भी अपनी माँ से अपने पैर धुलवाने की हिम्मत नहीं करता था। ये बहुत ही असम्मानजनक था। लेकिन उसकी माँ थोड़ी उदास हुई और बोली, बड़े साहब, तुम्हें सबसे अच्छा तब लगता था जब तुम्हारी माँ तुम्हारे पैर धोती थी। क्या हुआ? माँ के हाथ तो साफ है। उसे चिंता थी कि कुछ महीनों तक जू परिवार में एक समृद्ध जीवन जीने के बाद शेन लैंग उससे घृणा करने लगेगा। शेन लैंग समझ गया कि जब भी वो उसके पैर धोती है तो यह उसकी माँ के लिए एक खुशी की बात होती है, क्योंकि यह उसका सबसे प्रिय बच्चा था। परिणामस्वरूप अपनी माँ के खुरदुरे हाथों से अपने पैर धुलते देखकर शेन लैंग का पूरा तन और मन खुशी से झूम उठता था। पूरी प्रक्रिया के दौरान उसकी आंखें और भाव खुशी और संतुष्टि से भरे हुए थे। शेन लैंग को शरीर और स्मृति विरासत में मिली थी, भावनाएं नहीं। लेकिन कुछ ही घंटों में उसका दिल अपने माता पिता और भाई के प्यार में डूब गया। तब से आप मेरे जैविक माता पिता हैं, मेरे जैविक भाई। अपने माता पिता और भाई को एक अच्छा जीवन जीने देना उसका कर्तव्य था। तभी तियान शिसान की धीमी आवाज उसके कानों में पड़ी और बोली, शेन लैंग, तुम्हारा परिवार सचमुच एक दूसरे से प्यार करता है। लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है और तुम 1000 सोने के सिक्के नहीं ला सकते। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा पूरा परिवार भी कष्ट झेलेगा। नोट: मेरा समर्थन करने के लिए संग्रह अनुशंसा टिकट का उपयोग करें। पहले का अनुक्रमणे का अगला। इतिहास का सबसे ताकतवर दामाद ससुराल वालों के साथ रहता है कि सभी सामग्री इंटरनेट से ली गई है या उपयोगकर्ताओं द्वारा अपलोड की गई है। हमारा उद्देश्य उपन्यास के मूल लेखक को बढ़ावा देना है। इतिहास का सबसे ताकतवर दामाद ससुराल वालों के साथ रहता है कि नवीनतम अध्याय को पढ़ने और संग्रह करने के लिए आपका स्वागत है। सर्वाधिकार कॉपीराइट नोवेल हॉल कॉम। सर्वाधिकार सुरक्षित। सभी उपन्यास, साइट मैप, DMCA, गोपनीयता नीति, पुस्तक खोज। इतिहास। अध्याय 9, पैसा कमाएं। अपना प्रदर्शन शुरू करें। नाम: इतिहास का सबसे ताकतवर दामाद ससुराल वालों के साथ रह रहा है लेखक। साइलेंट पेस्ट्री जोड़ बंद करें, रीसेट करें। तियान शिसान की बातें सुनकर शेन लैंग मुस्कुराया और बोला, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? तियान 13 ने कहा, अभी 2 दिन और है। अगर तुम्हारे पास 1000 सोने के सिक्के नहीं है तो अपने पूरे परिवार को मार डालो। फिर वो सीधा बाहर चला गया। शेन लैंग आराम से बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका घर बहुत टूटा फूटा था और छत कहीं कहीं टपक रही थी, इसलिए उसके माता पिता और भाई एक ही कमरे में रहते थे। शेन लैंग भी उसी कमरे में रहता था। इतना ही नहीं, उसका बिस्तर बड़ा और मुलायम था और पतली रजाई भी नई थी। परिवार गरीब था, लेकिन उन्होंने खुद को हर संभव मदद दी। गांव वाले गरीब थे और कई बच्चों के पास नए साल के लिए नए कपड़े होना जरूरी नहीं था। शेन लैंग का परिवार और भी गरीब था, लेकिन उसके पास साल में 3 नए कपड़े होते थे और उसके माता पिता उसके लिए उन्हें खरीदते थे, चाहे उसका परिवार कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो। एक सेट गर्मियों के लिए, एक सेट पतझड़ के लिए और एक सेट चीनी नव वर्ष के लिए। दूसरी ओर शेन जियान कभी नए कपड़े नहीं पहनता था। वो हमेशा शेन लैंग के पुराने कपड़े ही पहनता था। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। क्या उसके माता पिता उससे इतना प्यार करते थे? इसका कोई मतलब ही नहीं है। उसका छोटा भाई शेन जियान बेकार था, रोज बेवकूफी करता रहता था, लेकिन वह अपने से पहले के शेन लैंग से कहीं बेहतर था। सुंदर होने के साथ साथ शेन लैंग बिल्कुल बेकार था। अगर शेन लैंग धरती पार न करता तो वह एक बेवकूफ होता। अपने माता पिता का पेट पालने की तो बात ही छोड़िए, वो अपना गुजारा खुद नहीं कर पा रहा था। उसे बुढ़ापे तक अपने माता पिता की देखभाल की जरूरत थी और फिर उसका छोटा भाई उसकी देखभाल करेगा। बेकार शेन लैंग, मैं तुम्हारे माता पिता और भाई का जो भी कर्ज चुकाऊंगा उसे चुकाऊंगा। चुकाने में तुम्हें पूरी जिंदगी लग जाएगी। शेन लैंग ने मन ही मन कसम खाई कि उसके माता पिता अच्छी जिंदगी जिएंगे, उसके छोटे भाई की शादी होगी और वह अपने परिवार और व्यवसाय में कामयाब होगा। सबसे जरूरी काम इस संकट से पार पाना है। तियान हेंग ने उसे 1000 सोने के सिक्के जुटाने के लिए 3 दिन दिए थे और अब सिर्फ 2 दिन बचे थे। अगर शेन लैंग समय आने पर 1000 स्वर्ण मुद्राएं नहीं ला पाया तो क्या होगा? तियान हेंग अपने पूरे परिवार को मार डालेगा और वो हमेशा ऐसा करता था। 2 दिनों के भीतर 1000 स्वर्ण मुद्राएं कमाना संभव होगा। अगली सुबह शेन लैंग उठा और अपने पिता और भाई के लिए दवा बनाए। नहा धोकर उसने नाश्ता किया। धमाका धमाका। बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ बेचैन दिख रही थी और दरवाजा खोलना चाहती थी। मैं गाड़ी चलाऊंगी, शेन लैंग ने कहा। दरवाजा खोलते ही तियान हेंग का 13वां और 14वां बेटा दिखाई दिया। समय कम है, जाओ,
पैसे कमाओ, तियान शिसान ने सीधे कहा, उसका स्वर अभी भी हल्का था। क्या हुआ, बड़ा आदमी? माँ ने पूछा। माँ, कोई बात नहीं, ये मेरे दो दोस्त हैं, शेन लैंग ने कहा। माँ ने उत्साह से कहा, ये दा लैंग के दोस्त हैं। चलो साथ में दलिया खाते हैं। तियान शिसान मुस्कुराया और बोला, नहीं, हमने खाना खा लिया है। शुक्रिया, आंटी। उसकी मुस्कान भी बहुत गर्मजोशी भरी थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कोई हत्यारा है। वो एक अच्छा इंसान लग रहा था। शेन लैंग ने शांति से कटोरे में रखा चावल का दलिया खत्म कर दिया, लेकिन उसकी माँ ने उसमें एक अंडा भर दिया और कहा, जल्दी से खा लो। उसका मन कर रहा था कि अंडा अपने पिता को दे दूं। हाँ, अभी, माँ ने दृढ़ता से कहा, फिर एक और अंडा छीला और आधा अपने पिता और भाई को दे दिया। ठीक है, मैं खा लूंगा, शेन लैंग ने कहा। उसकी माँ उसे खाना खत्म करते देखकर बस मुस्कुराई। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ शहर जा रहा हूँ। आज स्कूल में एक बहुत ही प्रभावशाली सज्जन आए थे, शेन लैंग ने कहा। माँ अचानक घबरा गई और बोली, बड़े साहब, तो क्या आप दोपहर के भोजन के लिए घर आएंगे? शेन लैंग ने कहा, मुझे यकीन है कि मैं दोपहर तक वापस नहीं आ पाऊंगा। मैं आज रात के खाने के लिए घर जाने की पूरी कोशिश करूंगा। तियान शिसान ने उत्साह से कहा, चाची, मेरा घर शहर में है। मैं शेन लैंग को भूखा नहीं रहने दूंगा। माँ ने कहा, मुझे आपको परेशान करने के लिए माफ करना, लेकिन मैं बाद में आपके लिए अंडे बना दूंगी। ठीक है। तियान शिसान की मुस्कान और भी मासूम हो गई। फिर शेन लैंग पैसे कमाने के लिए घर से निकला और तियान शिसान और तियान 14 उसके पीछे पीछे चल पड़े। 1000 सोने के सिक्के उसके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी रकम। 4 घंटे बाद शेन लैंग 30 मील से ज्यादा चल चुका था और लगभग जुवानवु शहर पहुंच गया था। इस समय आगे सड़क पर 2 आदमी थे, गुस्से से चल रहे थे और गालियां दे रहे थे। वे पिता और पुत्र होने चाहिए। पिता 40 के आसपास और बेटा 20 के आसपास। तियान शिसान आगे बढ़ा और उत्साह से बोला, चाचा ली, भाई लू, बहुत दिन हो गए। पिता पुत्र ठिठक गए। जब उन्होंने देखा कि यह तियान शिसान है, तो उनके चेहरे थोड़े अजीब से लगे, लेकिन जल्दी ही उनकी मुस्कान बदल गई और उन्होंने कहा, ओह, 13 बज गए। कुछ दिन तो बीत ही गए। तियान शिसान ने उत्साह से कहा, चाचा, आप घर क्यों नहीं जाते? मेरे पिताजी आपको बहुत याद करते हैं। कल वो आपसे चाय पीने घर न जाने की बात कर रहे थे। हालांकि आप पर हमारे परिवार का कुछ पैसा बकाया है, लेकिन उसे बांटना मत। आप और मेरे पिताजी भाई नहीं हैं, वे भाई से भी ज्यादा भाई हैं। अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, कल। तियान शिसान आगे बढ़ा, पिता पुत्र को अपनी बाहों में भर लिया और बगल के धान के खेत की गहराई में, फिर जंगल में चला गया। चाचा, तुम कई दिनों से मेरे घर खाना खाने नहीं आए। मेरे पापा की खास तौर पर बनाई हुई अच्छी शराब खट्टी हो गई है। उन्होंने मुझे तुम्हारे घर मांस का एक टुकड़ा भेजने को नहीं कहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज अचानक चाचा से मुलाकात हो जाएगी। तियान शिसान पिता पुत्र को गोद में लिए जंगल में दाखिल हुआ, तो उसका स्वर और भी आत्मीय हो गया, मानो वो कोई करीबी चाचा भतीजा हो। वैसे, चाचा, तियान शिसान ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कहा, मेरे पिता ने कहा था कि तुम्हें हमारे परिवार का कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, ये बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक। तियान 13 ने कहा, तुम और मेरे पिता एक दूसरे को 10 साल से भी ज्यादा समय से जानते हैं। भाइयों से प्यार करने के लिए इतनी बड़ी रकम क्या है? जब मैं बच्चा था, तो 2-3 दिन में तुम्हारे घर खाना खाने आया था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, तो मैं कल एक सुअर का सिर काट दूंगा, तुम्हारे पिता से मिलूंगा और साथ में दारू पीऊंगा। ठीक है, तियान 13 ने कहा। फिर उसने जल्दी से अपना तेज चाकू निकाला। पुच्छी। बिजली की तरह ये चाकू पिता पुत्र के दिलों में चुभ गया, इतनी तेजी से कि शेन लैंग उसे साफ साफ देख ही नहीं पाया। कोई चीख पुकार नहीं, कोई विलाप नहीं, और पिता पुत्र की सीधी मौत हो गई। काफी देर बाद घाव से खून की धार फूट पड़ी। 14 भाइयों को बुलाओ और इन दोनों शवों का अंतिम संस्कार करो, तियान शिसान ने कहा। तियान 14 ने कहा, हाँ भाई। तियान शिसान ने चाकू को रेशमी दुपट्टे से पोंछा और उसे सावधानी से अपनी बाहों में समेट लिया। उसने अपने शरीर और बाहों को ध्यान से देखा कि कहीं उन पर खून तो नहीं लगा है। फिर उसने शेन लांग से कहा, मुझे माफ करना, मैंने देखा कि 2 परिचितों को थोड़ा समय लग गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शेन लांग ने कहा। शुरू से अंत तक तियान शिसान के चेहरे पर मुस्कान के भाव एक जैसे ही रहे, यहां तक कि जब उसने किसी की हत्या की थी तब भी। दोनों ने जुवानवु शहर की ओर अपनी यात्रा जारी रखी।
शेन लांग ने अचानक पूछा, तियान शिसान, क्या वह अधेड़ उम्र का आदमी तुम्हारा चाचा था? तियान शिसान ने सिर हिलाया और कहा, देखो, मैं अपने पिता के साथ भाग गया। हम 10 साल से ज्यादा समय से दोस्त हैं। बचपन में हम गले मिलते थे। शेन लैंग ने कहा, उस पर कितना बकाया है? 3 सोने के सिक्के, क्योंकि वे परिचित हैं, ब्याज दर कम है। मुनाफे के बाद 25 सोने के सिक्के। तियान तेरह ने कहा, वह इसे वापस नहीं चुका सकता। कल पिता और पुत्र जुए की दुकान पर गए थे और कुछ सोने के सिक्के उधार लिए थे। 25 सोने के सिक्कों की वजह से तियान शिसान ने पिता और पुत्र की हत्या करने में जरा भी संकोच नहीं किया, जिनके बीच अभी भी 10 साल से ज्यादा पुरानी दोस्ती थी। दूसरी ओर शेन लैंग पर 1000 सोने के सिक्के बकाया थे। तियान तेरह ने कहा, शेन लैंग, मुझे पता है कि तुम बस समय की बर्बादी कर रहे हो। अगले 2 दिनों में 1000 सोने के सिक्के कमाना एक बेतुका सपना है, इसलिए मुझे अभी बता दो कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें अच्छी तरह से समय दूंगा। मेरे 2 दिन बर्बाद मत करो, ठीक है? फिर उसने एक तेज चाकू निकाला और उसे बार बार पोंछा। जैसे ही शेन लैंग ने सिर हिलाया, उसने जितनी जल्दी हो सके उसे मार डाला। 1000 सोने के सिक्के सैकड़ों परिवारों की पिछले कुछ दशकों की बचत हो सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी रकम थी। शेन लैंग जैसे गरीब लड़के के लिए 2 दिनों में 1000 सोने के सिक्के कमाना नामुमकिन था। शेन लैंग ने तियान शिसान की ओर देखा और गंभीरता से कहा, इसमें 2 दिन नहीं लगेंगे। आज तो ठीक है। तियान शिसान हैरान रह गया, सचमुच? शेन लैंग ने कहा, 3 घंटे में मैं ये 1000 सोने के सिक्के कमा लूंगा। तियान शिसान ने आंखें चौड़ी करके कहा, 3 घंटे? ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। शेन लैंग ने कहा, हाँ, 3 घंटे में। शेन लैंग और तियान शिसान झुवानवू शहर में दाखिल हुए। झुवानवू शहर नुजियांग काउंटी के 8 शहरों में से एक है। इसके अधिकार क्षेत्र में 25 कस्बे हैं, जिनकी कुल आबादी 2,50,000 से ज्यादा है। अकेले इस शहर की आबादी 30,000 से ज्यादा है। शेन लैंग ने देखा कि झुवानवू शहर की दीवार 12 मीटर से ज्यादा ऊंची थी और उसकी परिधि लगभग 10 मील थी। प्राचीन चीन में कई बड़े शहरों और प्रांतों की दीवारें जरूरी नहीं कि 12 मीटर ऊंची हों, जो केवल एक ही बात साबित करती है। दुनिया की ताकत का स्तर प्राचीन चीन से कहीं ज्यादा था, इसलिए दीवार की सुरक्षा और भी ऊंची होनी जरूरी थी। शहर की दीवार पर ज्यादातर सैनिक चमड़े के कवच पहने हुए थे, जबकि अफसर भी कवच पहने हुए थे। असल में उनकी संख्या सैकड़ों से भी ज्यादा थी। शहर में प्रवेश करते ही सड़कें गुलजार थीं और दुकानें बादलों की तरह खिली हुई थीं, उम्मीद से कहीं ज्यादा। शेन लैंग एक 3 मंजिला मंडप के सामने रुका जिस पर ब्रोकेड मंडप लिखा था। वह यहां न सिर्फ खूब पैसा कमाने वाला था, बल्कि जू परिवार से बदला भी लेने वाला था। गहरी सांस लेते हुए शेन लैंग उस शानदार ब्रोकेड मंडप में चला गया। कृपया मेरा प्रदर्शन शुरू करें। नोट, दोस्तों, कृपया टिकट की सिफारिश करें। पहले का अनुक्रमणिका अगा। इतिहास का सबसे ताकतवर दामाद ससुराल वालों के साथ रहता है कि सभी सामग्री इंटरनेट से ली गई है या उपयोगकर्ताओं द्वारा अपलोड की गई है। हमारा उद्देश्य उपन्यास के मूल लेखक को बढ़ावा देना है। इतिहास का सबसे ताकतवर दामाद ससुराल वालों के साथ रहता है कि नवीनतम अध्याय को पढ़ने और संग्रह करने के लिए आपका स्वागत है। सर्वाधिकार कॉपीराइट नोवेल कॉम। सर्वाधिकार सुरक्षित सभी उपन्यास साइट मैप DMCA गोपनीयता नीति पुस्तक खोज। नाम, इतिहास का सबसे ताकतवर दामाद ससुराल वालों के साथ रह रहा है लेखक। साइलेंट पेस्ट्री जोड़ बंद करें, रीसेट करें। ब्रोकेड मंडप में रेशमी कपड़े बिकते थे, जो उसी जू परिवार के थे जिसमें शेन लैंग पहले शामिल हुए थे, लेकिन जू परिवार की तुलना में छोटे पैमाने पर। हालांकि इसका मालिक लिन परिवार जितना अमीर नहीं है, फिर भी यह झुवानवू शहर का एक जाना माना धनी परिवार है और आसपास के 1 दर्जन से ज्यादा शहरों में इसकी शाखाएं हैं। सबसे खास बात यह है कि लिन परिवार का प्रतिस्पर्धी है। शेन लैंग और तियान शिसान को अंदर आते देख एक आदमी तुरंत उनका अभिवादन करने के लिए आगे आया। नमस्ते महोदय, लेकिन हम यहाँ कपड़ा देखने आए हैं। हमने जो नया सूती कपड़ा लॉन्च किया है वो बढ़िया और मुलायम है। दुकानदार की नजरें तेज थी और वो एक नजर में ही बता सकता था कि शेन लैंग के पास पैसे नहीं है, इसलिए वो रेशम की बजाय सूती कपड़ा बेच रहा है। शेन लैंग ने सीधे कहा, अपने मालिक से कहो कि मैं लिन परिवार के साथ एक बड़ा सौदा करना चाहता हूं और उसे कम से कम 5,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रति वर्ष दिलाना चाहता हूं। ये कहते ही वो आदमी दंग रह गया। हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसका दिल घृणा से भरा था।
अपनी इस घटिया शक्ल के साथ अगर तुम साल में 5,000 सोने के सिक्के कमा सको तो क्या तुम तब भी इतने गरीब रहोगे? मुझे तंग मत करो साहब। वेटर मुस्कुराया। तियान शिसान ने किनारे से कहा, मैं काली शर्ट वाले गिरोह से तियान शिसान हूं। कृपया काली शर्ट वाले गिरोह के मालिक को व्यापारिक सौदे पर बातचीत के लिए बुलाएं। ये कहते ही उस आदमी ने इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। तियान हेन का काली शर्ट वाला गिरोह पूरे जुवानवु शहर में मशहूर था। वे जुए के अड्डे, वेश्यालय और कर्ज देने वाले व्यवसायों के रूप में काम करते थे। हालांकि वे आमतौर पर लिन परिवार को नाराज नहीं करते थे, लेकिन ऐसे गिरोह उन्हें नाराज न करने की कोशिश कर सकते थे। उस आदमी को लगा कि तियान शिसान काली शर्ट वाले गिरोह की ओर से ब्लैकमेल कर रहा है। मास्टर 13, आपका आना स्वागत से कोसों दूर है। एक मोटा दुकानदार जल्दी से बाहर आया और जोर से बोला, चाय परोसो, अच्छी चाय परोसो। वेटर जल्दी से चाय बनाने गया और तियान शिसान और शेन लैंग के लिए एक कप चाय डाली। दुकानदार बोला, मास्टर 13, आपके पास मेरे जैसा कहने को क्या है? मेरे मालिक लंबे समय से मास्टर तियान हेंग से दोस्ती करना चाहते हैं। ये छोटा सा इशारा सम्मान के लायक नहीं है। फिर उसने एक डिब्बा आगे बढ़ाया। उसमें 20 सोने के सिक्के थे, जो बहुत बड़ी बात थी। तियान शिसान मुस्कुराया और बोला, दुकानदार लिन सचमुच मुझे पतझड़ की हवा समझता है। अपने मालिक से बात करने के लिए वाकई कोई काम है, घर घर जाकर वसूली नहीं। दुकानदार दंग रह गया और बोला, क्या वाकई कोई काम है? तियान 13 ने कहा, सचमुच कोई काम है। दुकानदार बोला, मैं फैसला नहीं कर सकता? तियान 13 ने कहा, तुम फैसला नहीं कर सकते। दुकानदार बोला, जरा रुको, मैं जाकर मालिक को बुलाता हूं। यार, दोनों आदमियों को कुछ नाश्ता खिलाओ। शेन लैंग और तियान शिसान नाश्ता कर रहे थे और चाय पी रहे थे। ब्रोकेड मंडप के मालिक लिन मो के आने का इंतजार कर रहे थे। लगभग आधे घंटे बाद ब्रोकेड पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। वो जुवानवु शहर का सबसे अमीर आदमी और ब्रोकेड मंडप का मालिक लिन मो था। क्या तुम दोनों को मुझसे कोई बड़ी बात करनी है? लिन मो ने पूछा। उसे तियान शिसान से कोई डर नहीं था। उसके व्यवसाय को मजबूत समर्थन प्राप्त था। इसके अलावा उसके बेटे ने तियाननान मार्शल आर्ट स्कूल में दाखिला लिया था और उसके परिणाम बहुत अच्छे थे। मार्शल आर्ट की परीक्षा के बाद वो एक मार्शल अधिकारी बनेगा, इसलिए तियान हेन को भी कोई डर नहीं था। शेन लैंग ने कहा, हाँ, बड़ा व्यवसाय। इससे दुकानदार लिन हर साल कम से कम 5,000 स्वर्ण मुद्राएं कमा सकता है। लिन मो ने भौहें चढ़ाईं। उसे इस तरह का घमंडी युवक सबसे ज्यादा नापसंद था और एक सुंदर लड़के का रूप अविश्वसनीय था। बताओ, लिन मो ने कहा। शेन लैंग ने कहा, मेरे पास बॉस लिन को बेचने के लिए एक नुस्खा है, 2,000 सोने के सिक्के। जैसे ही ये शब्द निकले, लिन मो का चेहरा ठंडा पड़ गया और उन्होंने कहा, लिन माओ का समय कीमती है, इसे बर्बाद करने और मेहमानों का सम्मान करने का समय नहीं है, उन्हें विदा करें। इसके बाद उन्होंने चाय उठाई और गाड़ी चलाकर जाने ही वाले थे। यहां तक कि तियान शिसान भी चौंक गए। 1,000 सोने के सिक्के पहले से ही हास्यास्पद थे। शेन लैंग ने वास्तव में 2,000 सोने के सिक्कों के लिए अपना मुंह खोला। ये पूरी तरह से पागलपन था। उन्हें वास्तव में शेन लैंग को ब्रोकेड मंडप में लाने का पछतावा हुआ। लिन मो उठे और शेन लैंग को मौका दिए बिना चले गए। तियान शिसान ने शेन लैंग को एक ठंडी नजर से देखा और ठंडी आवाज में कहा, तुम मौत की तलाश में हो। यह देखकर कि मालिक जाने वाला था, शेन लैंग ने अपनी बाहों से रेशम का एक टुकड़ा निकाला और लिन मो के सामने रख दिया। बॉस लिन, क्या आपको लगता है कि इस रेशम पर लगे रंग की कीमत 2,000 सोने के सिक्कों के बराबर है? लिन मो ने मुड़कर शेन लैंग के हाथ में रेशम को देखा, जो सिर्फ एक रुमाल के आकार का था। तियान शिसान ने उसे देखा और सोचा कि शेन लैंग पागल हो गया है। रेशम का इतना छोटा सा टुकड़ा 2,000 सोने के सिक्कों में कैसे बिक सकता है? हालांकि ब्रोकेड मंडप के मालिक की आंखें अचानक खुल गईं, अविश्वास के भाव प्रकट हुए। वो जल्दी से आगे बढ़ा, अपनी आंखों के सामने रेशम उठाया और कांपती आवाज में बोला, ये कैसे संभव है? ये वास्तव में सुनहरा है। ये कैसे संभव है? तियान शी दंग रह गया। फिर उसने देखा कि शेन लैंग ने उसे जो रेशम दिया था वो चमकीले सुनहरे रंग का था। शेन लैंग ने कहा, शू परिवार कैसे समृद्ध हुआ? ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका रेशम विशेष रूप से सम्राट के लिए था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका रेशम पूरी तरह से पीला था। प्राचीन चीन में पीला रंग केवल शाही परिवार के लिए था। केवल सम्राट, महारानी, शाही उपपत्नी और अन्य लोगों के कपड़े ही पीले होते थे। इस दुनिया में भी यही हाल था। यू राज्य में केवल सम्राट का परिवार ही पीले रेशम का इस्तेमाल कर सकता था।
लेकिन इस दुनिया में रेशम का पीला रंग गार्डेनिया से रंगा जाता था। पीला रंग तो काफी पीला था, लेकिन रंग हल्का और कम चमकीला था। शेन लैंग ने रेशम का ये टुकड़ा निकाला, जिसे एक नए रंग से रंगा गया था। काले टिड्डे के चावल के रस और फिटकरी के मिश्रण का पीला रंग बहुत चमकीला था, जो एक सुनहरा एहसास दे रहा था। मंचू राजवंश के सम्राटों के ड्रैगन वस्त्र इसी रंग से रंगे जाते थे। महल के संग्रहालय में देखे जा सकने वाले ये ड्रैगन वस्त्र कितने शानदार और भव्य हैं। कल जब शेन लैंग जड़ी बूटियां चुनने गया, तो उसने ढेर सारे टिड्डे के चावल तोड़े। जहां तक फिटकरी की बात है, जो एक पारंपरिक चीनी औषधि है, घर पर अभी भी कुछ बची हुई है। कल जब वो चीनी औषधि पका रहा था, तो उसने आधा कटोरा सुनहरा ईंधन भी बनाया, फिर रंगहीन रेशमी अंडरवियर का एक टुकड़ा निकालकर उसे रंगने के लिए डाल दिया। रंगने के बाद उसे रात भर सूखने दिया गया और आग पर हल्का सा भून लिया गया। सुनहरा रेशम लगभग तैयार हो चुका था। तभी लिन मो ने जल्दी से पीले रेशम का एक और टुकड़ा निकाला, जिसे उनके परिवार ने गार्डेनिया से रंगा था। बिना तुलना के कोई नुकसान नहीं होता। बाईं ओर का रेशम बहुत चिपचिपा और बहुत सीधा था। दाईं ओर शेन लैंग का टुकड़ा सुनहरा था और फैसला बहुत कम था। शेन लैंग ने कहा, ये रेशम का टुकड़ा मैंने कल रात रंगा था। इसका प्रभाव वास्तव में संतोषजनक नहीं है। अगर पर्याप्त समय और पर्याप्त सामग्री हो, तो इसे और भी चमकदार सुनहरा रंग दिया जा सकता है। रेशम के धागे को रंगना शुरू किया जाएगा और फिर रेशम में बुना जाएगा। प्रभाव बेहतर होगा। लिन मो दंग रह गए और बोले, इसे बनाने में सिर्फ एक रात लगी। इसका इतना असर कैसे हो सकता है? शेन लैंग ने कहा, हाँ, अगर आपको नुस्खा मिल जाए, तो रंगा हुआ रेशम और भी सुनहरा और शानदार होगा। अगर आप इस सुनहरे रेशम को सम्राट बुनाई घर भेज दें, तो क्या होगा? आप कल्पना कर सकते हैं कि सम्राट का बुनकर घराना तुरंत जू परिवार के रेशम को त्याग देगा और 09 को अपना लेगा। उस समय तक सम्राट के लिए रेशम का व्यवसाय लिन परिवार के हाथों में आ गया था। यह व्यवसाय कितना पैसा कमाता है यह एक छोटी बात है, लेकिन कुंजी प्रतिष्ठा और राजनीतिक संसाधन है। शेन लैंग ने कहा, मास्टर लिन, क्या मेरा यह व्यवसाय आपके लिन परिवार को प्रति वर्ष अतिरिक्त 5000 स्वर्ण मुद्राएं कमाने की अनुमति दे सकता है? लिन मो ने अपना सिर हिलाया और कहा, इससे भी अधिक। शेन लैंग ने कहा, तो मैं आपको ये सुनहरा रंग फॉर्मूला 2000 स्वर्ण मुद्राओं में बेचूंगा। क्या यह महंगा है? लिन मो ने कहा, यह महंगा नहीं है। ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है। तियान शिसान ने शेन लैंग को आश्चर्य से देखा। जाहिर है, परसों रात जब शेन लैंग ने तियान हेंग को उसकी जिंदगी के लिए 1000 सोने के सिक्के खरीदने का वादा किया, तो उसने पैसे कमाने का एक तरीका सोचा और पूरी तरह से आश्वस्त था। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो 2000 सोने के सिक्के कमा लेगा। उससे भी ज्यादा अप्रत्याशित ये था कि उसे शू परिवार से अपनी कमाई का बदला लेना था। सच कहूं तो शेन लैंग एक बदला लेने वाला इंसान है। न सिर्फ पैसा कमा रहा है, बल्कि शू परिवार को भी नुकसान पहुंचा रहा है। अगर शू परिवार का रेशम का कारोबार खत्म हो जाए, तो उसे कितना नुकसान होगा? ये पूरी तरह से मुमकिन है। शू परिवार का रेशम का कारोबार कई प्रांतों में बिना किसी रुकावट के कैसे फल फूल रहा था? क्या इसकी वजह यह नहीं कि उसका रेशम सम्राट बुनकर घराने में माहिर है? लिन मो सुनहरे रेशम के इस टुकड़े को सूरज से मोहित होकर देख रहा था, मानो उसे बस कुछ दिखाई ही न दे रहा हो। काफी देर बाद उसने कहा, मैं कैसे यकीन करूं कि तुमने ये रंग बनाया है? ये पूरी तरह मुमकिन है कि तुमने ही रेशम का ये टुकड़ा उठाया हो। शेन लैंग ने कहा, मैं सारा सामान ले आया हूं। मुझे 1 घंटा दो, मैं तुम्हारे लिए ये सुनहरा रंग बना दूंगा। मैं वादा करता हूं कि यह कल रात से बेहतर होगा। लिन मो ने कहा, सच में? शेन लैंग ने कहा, सच में। लिन मो ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पूरा पिछवाड़ा दे दूंगा। बस मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। अगर तुम ये सुनहरा रंग मौके पर ही बना देते हो, तो ये साबित हो जाता है कि यह सूत्र वास्तव में तुम्हारा है। ये सौदा हो जाएगा। शेन लैंग ने कहा, 2000 सोने के सिक्के। लिन मो ने कहा, कोई मोलभाव नहीं। नोट, टिकटिंग टिकटिंग। पहले का अनुक्रमणिका का अगला। इतिहास का सबसे ताकतवर दामाद ससुराल वालों के साथ रहता है कि सभी सामग्री इंटरनेट से ली गई है या उपयोगकर्ताओं द्वारा अपलोड की गई है। हमारा उद्देश्य उपन्यास के मूल लेखक को बढ़ावा देना है। इतिहास का सबसे ताकतवर दामाद ससुराल वालों के साथ रहता है कि नवीनतम अध्याय को पढ़ने और संग्रह करने के लिए आपका स्वागत है। सर्वाधिकार कॉपीराइट नोवेल हॉल कॉम। सर्वाधिकार सुरक्षित सभी उपन्यास, साइट मैप, DMCA, गोपनीयता नीति, पुस्तक खोज। इतिहास। अध्याय 11 मुझे तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए मजबूर करो।
बढ़िया। नाम, इतिहास का सबसे ताकतवर दामाद ससुराल वालों के साथ रह रहा है लेखक। साइलेंट पेस्ट्री जोड़ बंद करें, रीसेट करें। शेन लैंग और बॉस लिन के बीच की बातचीत सुनकर तियान शिसान भी बहुत हैरान हुआ। हालांकि उसके गॉडफादर तियान हेंग शेन लैंग की बात मान गए थे, लेकिन उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बस एक बड़ा जुआ खेला था। खैर, उन्होंने जू परिवार से 3 दिनों में शेन लैंग को मारने का वादा किया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि शेन लैंग ऐसा कर पाएगा। मेरे गॉडफादर को वास्तव में 1000 सोने के सिक्के मिले थे। बेशक, तियान शिसान, जो इस काम के प्रभारी थे, ने भी बहुत योगदान दिया। बहुत बढ़िया, मैं प्रभावित हूँ। तियान शिसान ने शेन लैंग को अंगूठा दिखाया। शेन लैंग पिछवाड़े में रसोई में गया, दरवाजा बंद किया और रंग बनाना शुरू कर दिया। बॉस लिन 1 घंटे तक मेरा इंतजार करेंगे, शेन लैंग ने कहा। ठीक है, मैं सोने के सिक्के तैयार करता हूँ, लिन मो ने कहा। सुनहरा रंग बनाने की प्रक्रिया बहुत सरल थी। 2001 में प्रकाशित सिल्क का विस्तार से वर्णन किया गया था। हांगजो के रेशम संग्रहालय में एक विशेष अनुभव पाठ्यक्रम भी था। काले टिड्डी चावल को पानी में उबाला गया और पीला रस निकाला गया। मैल निकालने के बाद पीला रंग निकल आया। फिर फिटकरी डालें और उबालते रहें, जिससे पीला रंग एक भव्य, उत्तम, चमकीला और सुनहरा पीला रंग बन जाए। इस प्रकार 2 घंटे से भी कम समय में शेन लैंग ने आधा कटोरा सुनहरा रंग तैयार कर लिया। अंत में शेन लैंग ने सारी फिटकरी और अतिरिक्त टिड्डी चावल को आग में डाल दिया और बिना कोई निशान छोड़े उन्हें पूरी तरह से जला दिया। शेन लैंग ने दरवाजा खोला। ब्रोकेड मंडप के प्रमुख लिन मो और तियान शिसान उत्सुक भावों के साथ तुरंत दौड़े। शेन लैंग ने आधा कटोरा सुनहरा रंग सीधे सौंप दिया। धूप में नए रंग को देखते ही लिन मो के हाथ थोड़े कांप गए। वो न केवल रंग के कारण, बल्कि अपने लिन परिवार के उत्थान के कारण भी कांप उठा। ये सुनहरा रंग न केवल रंग में उत्कृष्ट है, बल्कि रेशम पर भी इसकी उत्कृष्ट स्थिरता है, और रंगाई के बाद यह शायद ही फीकी पड़ेगी। शेन लैंग ने कहा, क्या आप बॉस लिन के 2000 सोने के सिक्कों के लिए तैयार हैं? लिन मो ने मेज की ओर इशारा किया। ऊपर एक डिब्बा था और ढक्कन खुला था। ये सोने के सिक्कों से भरा था। प्रत्येक सोने के सिक्के का वजन आधा दर्जन जिन से ज्यादा था। 2000 सोने के सिक्के, यह एक बहुत बड़ी रकम थी। तियान हेंग के लिए 1000 सोने के सिक्के काटने के बाद अभी भी 1000 बचे थे, जो परिवार के अच्छे जीवन के लिए पर्याप्त थे। शेन लैंग ने आधुनिक धरती पर अपने जीवनकाल में इतना पैसा कभी नहीं कमाया था। नुस्खा कहाँ है? लिन मो ने पूछा। शेन लैंग ने अपनी बाहों में लिखा हुआ गुप्त नुस्खा सौंप दिया। लिन मो ने इसे खोला और देखा कि इस पर केवल कुछ दर्जन शब्द थे। वो चौंक गया और बोला, इतना आसान? शेन लैंग ने कहा, हाँ, यह इतना आसान है। लिन मो ने कहा, लागत अधिक नहीं है? शेन लैंग ने कहा, हाँ, बहुत कम। इस दुनिया में कई चीजें हैं जो बताए जाने के बाद बहुत सरल है। बॉस लिन को नहीं लगता कि 2000 सोने के सिक्कों से इन दर्जनों शब्दों को खरीदना उचित है ना? नहीं, यह इसके लायक है, लिन मो ने मुस्कुराते हुए कहा। शेन लैंग ने कहा, बॉस लिन अब व्यक्तिगत रूप से इस सूत्र की पुष्टि कर सकते हैं। आप इस सुनहरे रंग को आधे घंटे से ज्यादा समय में खुद बना सकते हैं। आपके काम पूरा करने के बाद मैं सोने का सिक्का लेकर चला जाऊंगा। लिन मो ने अपने अधीनस्थों से ऐसा करने के लिए नहीं कहा। वो खुद सामग्री तैयार करने चला गया और शेन लैंग के नुस्खे की पुष्टि करने के लिए पिछवाड़े वाली रसोई में गया। ठीक 1 घंटे बाद लिन मो ने एक सुनहरा रंग बनाया, जो शेन लैंग से भी बेहतर था। ये हो गया, मेरा लिन परिवार समृद्ध होने वाला है। लिन मो हंसा। शेन लैंग ने कहा, शू परिवार को जल्द से जल्द हराने के लिए बॉस लिन को बधाई। अपनी जगह ले लो और चले जाओ। वो 2000 सोने के सिक्के लेकर जाने वाला था। रुको, तभी बाहर एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। फिर 2 आकृतियां अंदर आईं। एक उनके पूर्व ससुर जू परिवार के मालिक और दूसरी उनकी पूर्व पत्नी जू कियान थी। अचानक शेन लैंग के रोंगटे खड़े हो गए। जू परिवार के मालिक ने शेन लैंग की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, शेन लैंग, मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। मैं तुम्हें नफरत पालने के लिए दोषी नहीं ठहराता, लेकिन तुम्हें हमारे द्वारा विकसित नए रंग के फॉर्मूले को नहीं चुराना चाहिए। ये जू परिवार की जीवन रेखा है। तुमने न केवल चोरी की, बल्कि राजा को भी नाराज किया। तुम कौन सा अपराध करोगे? ब्रोकेड मंडप के मालिक लिन मो ने आश्चर्य से कहा, जू परिवार के मालिक, यह नुस्खा असल में शेन लैंग ने चुराया था? जू परिवार के मालिक ने कहा, भाई लिन ने शेन लैंग की प्रतिष्ठा के बारे में पहले भी सुना है। वो सुअर जैसा मूर्ख और आलसी है। वो पूरी तरह से बेकार है।
अपनी क्षमता से वो सुनहरा रंग बना सकता है। यह नुस्खा स्पष्ट रूप से मेरे जू परिवार ने अनगिनत वित्तीय और भौतिक संसाधनों के साथ विकसित किया था। अंत में ये चोर वास्तव में एक चोर था। मुझे उसे अपने जू परिवार से क्यों निकालना चाहिए? क्योंकि उसने चीजें चुराई और मेरी नौकरानियों और नौकरानियों को छेड़ा। ऐसा नीच चरित्र जो मैंने पहले कभी नहीं देखा, और अब वो आपके भाई लिन से झूठ बोल रहा है। जू कियान ने धीरे से कहा, अगर आपको इसकी उम्मीद नहीं थी तो वह मेरी दराज में जाकर चुपके से नुस्खा लिख लेता। शेन लैंग, मुझे पता है कि आप मेरे जू परिवार से नफरत करते हैं, लेकिन आपको ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए था। ब्रोकेड मंडप के मालिक लिन मो ने झुककर कहा, मुझे खेद है जू परिवार के मालिक, मैं लगभग इस चोर के झांसे में आ गया था। मैं सोच रहा था कि यह शेन लैंग इतना मूर्ख क्यों है कि उसके पास इतना बढ़िया नुस्खा था। ये चोरी हो गया था। यह सही है। मैं पुलिस को रिपोर्ट करूंगा और इस चोर को पकड़ने के लिए किसी को यहां भेजूंगा। जू परिवार के मालिक ने शेन लैंग को ठंडी नजरों से देखा और कहा, तुम मुझे सच बताने आए हो? क्या तुमने जू परिवार से सोने का रंग चुराया है? तुम्हारे पास बोलने का सिर्फ एक ही मौका है। जू कियान ने धीरे से कहा, शेन लैंग, अगर तुम इस अपराध को कबूल कर लेते हो तो तुम्हारी पिछली दोस्ती की खातिर ये चोरी हमारे परिवार में कोई समस्या नहीं होगी। अगर तुम इनकार करते रहोगे तो पिताजी नाराज हो जाएंगे। शेन लैंग के रोंगटे खड़े हो गए और उसके रोमछिद्रों को ढीला होने में कई सेकंड लग गए। इस स्थिति का सामना करते हुए उसने ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन जब ऐसा हुआ तो थोड़ा आश्चर्य हुआ। लिन परिवार हमेशा से लिन परिवार का प्रतिस्पर्धी रहा है। लिन परिवार का दुश्मन दोस्त होता है और शेन लैंग द्वारा कंपनी में लाया गया नया फॉर्मूला कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है। लेकिन अब ऐसा होगा? शेन लैंग जितनी जल्दी हो सके शांत हुआ और लिन मो से बोला, बॉस लिन, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? लिन मो ने सिर हिलाया, कोई बात नहीं। तभी लिन मो और शेन लैंग पिछवाड़े में आ गए। शेन लैंग ने सीधे पूछा, क्या तुमने जू परिवार के मालिक और कियान जू को बुलाया था? हाँ, लिन मो ने कहा। शेन लैंग ने कहा, क्यों? लिन मो ने कहा, मुझे पता है कि यह फॉर्मूला जू परिवार के व्यवसाय को भारी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन फिर भी मैं जू परिवार के मालिक को सूचित करने गया था कि वह आकर तुम्हें पीट दे। शेन लैंग ने कारण नहीं पूछा, बस उसके जवाब का इंतजार किया। लिन मो ने उदासीनता से कहा, शेन लैंग, तुम आम लोगों के लिए पैसा ही काफी है, लेकिन हमारे लिए पैसा सबसे जरूरी चीज नहीं है, सत्ता और शक्ति सबसे जरूरी है। सत्ता और शक्ति के बिना कितना भी पैसा नहीं बचाया जा सकता, बस सुअर और भेड़ें वध के इंतजार में है। शेन लैंग ने कहा, अगर तुम्हारा लिन परिवार देश के सम्राट का रेशम आपूर्तिकर्ता बन जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसके पास शक्ति होगी। नहीं, ये शक्ति बहुत अनिश्चित है। लिन मो ने कहा, मेरा बेटा तियानान मार्शल आर्ट्स अकादमी में पढ़ रहा है और उसके नतीजे बहुत अच्छे आए हैं। वो मार्शल आर्ट्स की परीक्षा देने वाला है। मार्शल आर्ट्स की परीक्षा में उसके नतीजे और भविष्य में वह क्या पद हासिल करेगा, यह इस बात से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं लिन परिवार से कितना पैसा कमाता हूँ। क्या आप शू कियान के नए मंगेतर झांग जिन को जानते हैं? नया मंगेतर? इतनी जल्दी? शू परिवार ने शेन लैंग को बाहर निकालकर शू कियान और झांग जिन की सगाई करवा दी है? लिन मो ने कहा, झांग परिवार को झांग परिवार का समर्थन प्राप्त है। आपको देश में कंपनी की अहमियत समझनी चाहिए। यू राज्य का सर्वोच्च शासक, सम्राट की पत्नी, झू शे परिवार और तियानान प्रांत के गवर्नर जनरल झू रोंग सभी शक्तिशाली थे। हालांकि झांग जिन ने शू कियान की बेटी से शादी कर ली, एक धनी व्यापारी। अपनी सुंदरता के अलावा उसे जू परिवार के पैसों में ज्यादा दिलचस्पी थी। लिन मो ने आगे कहा, झांग जिन के पिता हाल ही में नुजियान काउंटी के गवर्नर बने हैं। झांग जिन मार्शल आर्ट में बेहद कुशल हैं और उन्होंने अभी अभी झुवानवू शहर के रक्षकों के संरक्षक जनरल का पद संभाला है। अगर मैं नए फॉर्मूले से जू परिवार का कारोबार अपने हाथ में ले लूंगा तो मैं झांग परिवार की नई शक्ति को ठेस पहुंचाऊंगा। मेरे बेटे का क्या होगा? शेन लैंग ने कहा, तो अगर तुमने मेरा नुस्खा नहीं माना और ऐसे बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही न हो, तो तुम मुझे धोखा क्यों दोगे? ब्रोकेड मंडप के मालिक लिन मो मुस्कुराए और बोले, तुम तो बस एक तुच्छ मछली हो जिसका कोई मोल नहीं है। तुम्हारी कीमत सिर्फ लिन मो और जू परिवार की तुम्हारे प्रति नफरत है। मैंने जू परिवार के एक एहसान के लिए तुम्हें बेच दिया, क्यों नहीं? और अब जब मेरे हाथ में यह नया नुस्खा है तो मैं इसे जू परिवार के साथ पूरी तरह से साझा कर सकता हूं और साथ मिलकर कारोबार कर सकता हूं। शेन लैंग ने कहा, जू परिवार ने मुझे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि मैं एक चींटी हूं और मेरे अंदर पर्याप्त नफरत नहीं थी। लेकिन मैंने जू परिवार के व्यवसाय को नष्ट करने का अवसर पाने के लिए आपको नया फॉर्मूला बेचा,
इसलिए यह नफरत तुरंत आ गई। यह सही है, लिन मो ने कहा, तो जू परिवार मुझ पर ज्यादा एहसानमंद है और मेरे बेटे का भविष्य ज्यादा सुरक्षित है। बॉस लिन काफी निर्दयी है। मैं समझता हूँ, शेन लैंग ने कहा, फिर सीधे बाहर चला गया। वापस हॉल में शेन लैंग कुछ लिन परिवार के योद्धाओं और कुछ लिन परिवार के योद्धाओं से पूरी तरह घिरा हुआ था। तियान शिसान एक तरफ ऐसे खड़ा था मानो आंखें बंद करके सो गया हो। इसके अलावा जुवानवु शहर के कई अधिकारी भी आए थे। युवा अधिकारियों में से एक जुवानवु शहर का मास्टर बुक जेल का प्रभारी था। शेन लैंग उसे देखे बिना नहीं रह सका। जू कियान ने धीरे से कहा, शेन लैंग, तुम बड़ों को बताओ कि तुमने इस नए रंग का फॉर्मूला चुराया है। तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम मुझसे अलग नहीं होना चाहती थी। इस समय तुम्हारे दोषी होने के लिए हम तुम्हें माफ कर सकते हैं। बस इसे एक उलझन भरे पल के रूप में समझो। अगर तुम जिद्दी हो तो मुझे जू परिवार में निर्दयी होने का दोष मत दो। उसने सोचा कि शेन लैंग जैसे नासमझ मूर्ख के लिए इस सुनहरे रंग के फॉर्मूले को बनाना नामुमकिन था। चाहे कुछ भी हो जाए, इसे कहीं से चुराया ही होगा। जहां से चुराया गया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे वैसे भी जू परिवार से ही चुराया गया होगा। ये ठीक इसलिए था क्योंकि उन्हें यकीन था कि शेन लैंग और बाकी लोग इतना शक्तिशाली नया फॉर्मूला विकसित नहीं कर पाएंगे। इसलिए जू परिवार को कई अधिकारियों की मौजूदगी से राहत मिली। हा 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 हा, शेन लैंग जोर से हंस पड़ा। उसने पहले तो जू परिवार को चुपके से मारने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अब वो पलट जाएगा। नोट: 10,000 युआन का इनाम माफ करने के लिए निश्चित रूप से आपका धन्यवाद। कृपया अपने टिकट मांग लें। प्लॉट आपको निराश नहीं करेगा। पहले का अनुक्रमण का अगला। इतिहास का सबसे ताकतवर दामाद ससुराल वालों के साथ रहता है कि सभी सामग्री इंटरनेट से ली गई है या उपयोगकर्ताओं द्वारा अपलोड की गई है। हमारा उद्देश्य उपन्यास के मूल लेखक को बढ़ावा देना है। इतिहास का सबसे ताकतवर दामाद ससुराल वालों के साथ रहता है कि नवीनतम अध्याय को पढ़ने और संग्रह करने के लिए आपका स्वागत है। सर्वाधिकार कॉपीराइट नोवेल हॉल कॉम। सर्वाधिकार सुरक्षित सभी उपन्यास, साइट मैप, DMCA, गोपनीयता नीति, पुस्तक खोज। इतिहास अध्याय 12। मैं जीतना नहीं चाहता, मैं कुचलना चाहता हूँ। नाम: इतिहास का सबसे ताकतवर दामाद ससुराल वालों के साथ रह रहा है लेखक। साइलेंट पेस्ट्री जोड़ बंद करें, रीसेट करें। शेन लैंग मदद नहीं कर सका, लेकिन फिर से तियान तेरह को देखा, क्योंकि वो तियान हेंग की मदद करने के लिए काले कपड़ों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता था। अभी अभी जब शेन लैंग डाई बना रहा था, लिन मो ने उसे बेच दिया और किसी को जू परिवार को सूचित करने के लिए भेजा। तियान शिसान ने स्पष्ट रूप से उसकी आंखों में ये देखा, लेकिन उसका इरादा इसे रोकने का नहीं था। शेन लैंग को याद दिलाने की तो बात ही छोड़ दे। इसलिए शेन लैंग 3 राक्षसों का सामना कर रहा था। जू परिवार, काली शर्ट गिरोह, तियान हेंग। इसलिए अब उसका सबसे चतुर कदम ये स्वीकार करना है कि नुस्खा चुराया गया था, और फिर तुरंत नरम चावल के उन्नयन के साथ आगे बढ़ना, और फिर सत्ता मिलने के बाद पागलपन से बदला लेना। क्योंकि जू कियान ने जुवानवु शहर के अधिकारियों के सामने वादा किया था कि अगर शेन लैंग ने दोषी ठहराया तो वह बीती बातों को भूल जाएगा। वो एक ऐसी व्यक्ति थी जो अपनी प्रतिष्ठा को संजोती थी। वो तियान हेंग से गुप्त रूप से निपटने के लिए ही पैसे खर्च करेगी, ताकि कम से कम शेन लैंग आज सुरक्षित रहे। लेकिन अगर आप शेन लैंग के सिर पर गंदे पानी का ये कटोरा डालना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि वो अपने चेहरे पर थूके? अगर नहीं, तो शेन लैंग इतना दयनीय कभी नहीं होगा। शेन लैंग ने शू कियान की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मैंने यह नया सुनहरा रंग का फॉर्मूला चुराया है? शू परिवार के मालिक ने व्यंग्य किया, तुम, शेन लैंग, बस एक नासमझ बेकार हो। मैं, शू परिवार, दशकों से रेशम और कपड़े के व्यवसाय में हूँ, और रंग ही सबसे अच्छा काम है जो मैं कर सकता हूँ। कियान और मैंने खुद इस सुनहरे रंग के फॉर्मूले को विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत की। हमें नहीं पता था कि हमने कितनी जनशक्ति, सामग्री और वित्तीय संसाधन खर्च किए थे। इस रहस्य को छिपाने में हमें कई साल लग गए। हम बस चाहते थे कि सम्राट बुनाई घर हमें आश्चर्यचकित करे। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी संपत्ति चुरा लोगे, मेरी नौकरानियों के साथ छेड़खानी करोगे, और यहाँ तक कि मेरे जीवन से जुड़ा रंग का फॉर्मूला भी चुरा लोगे। तभी जू परिवार की मालकिन ने ठंडे स्वर में कहा, कियान, इस नए फॉर्मूले में इतनी खास बात क्या है? तुमने इसे दराज में क्यों रखा? जू कियान ने कहा, मुझे माफ करना, पिताजी। मैंने पहले शेन लैंग पर पूरा भरोसा किया था। मुझे नहीं पता था कि वह ऐसा कुछ करेगा। फिर उसने शेन लैंग की ओर देखा और कहा, जब जू परिवार में किसी नौकर ने तुम्हें धमकाया था,
तो मैंने उन्हें कोड़े मारे थे और किसी और को तुम्हारे बारे में कुछ भी बुरा कहने का आदेश दिया था और उन्हें घर से निकाल दिया था। जू परिवार में तुमसे बात करने वाला कोई नहीं है। मैं तुम्हारी कम बुद्धि और मूर्खता के लिए तुम्हें तुच्छ नहीं समझता। तुम रोज मुझसे बात करने आते हो। मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम मुझे छोड़ने और मुझसे व्यक्तिगत रूप से बदला लेने के लिए भी मुझसे बदला लेना चाहते थे, तो तुमने मेरे परिवार का जीवन क्यों समाप्त कर दिया? इसके अलावा अगर तुम वो घिनौने काम नहीं करते, तो मैं, जू परिवार, तुम्हें कैसे बाहर निकाल सकता हूँ? जैसे ही उसने ये कहा, वहां मौजूद अधिकारी थोड़े अजीब से दिखे। लेकिन उनमें से आधे लोगों ने जू परिवार के मालिक और जू कियान की बातों पर विश्वास किया। जू परिवार रेशम के रंगों में वाकई माहिर था, वरना उनका रेशम देश के शासक, बुनकर घराने को ही नहीं मिलता। उन्होंने शेन लैंग की एक अज्ञानी और अयोग्य मूर्ख के रूप में प्रतिष्ठा के बारे में भी सुना था, इसलिए उनका पक्का विश्वास था कि नया फॉर्मूला जू परिवार ने ही विकसित किया था और शेन लैंग ने ही चुराया था। शेन लैंग ने धीरे से कहा, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है और मेरे पास भी कोई सबूत नहीं है, लेकिन कोई भी मान लेगा कि यह नया फॉर्मूला तुम्हारे जू परिवार ने विकसित किया था। मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। जू परिवार के मालिक ने मन ही मन हंसते हुए कहा, जब तक तुम्हें पता है। यह अच्छी बात थी। न सिर्फ उसे एक बेहतरीन सुनहरे रंग का फॉर्मूला मुफ्त में मिल गया, बल्कि उसने शेन लैंग को जेल भी डलवा दिया। अचानक जू परिवार के मुखिया की ठंडी आवाज आई, सच्चाई सामने आ गई है, लोगों को गिरफ्तार करो। यातनाओं के बीच मुझे नहीं लगता कि यह कबाड़ अपना गुनाह कबूल करेगा। जू परिवार के मालिक इतनी जल्दी में क्यों हैं? शेन लैंग मुस्कुराया और बोला, हालांकि मैं 100 शब्दों में भी बहस नहीं कर सकता, लेकिन इसे साबित करना आसान है। फिर शेन लैंग ने शू कियान की ओर देखा और कहा, मिस कियान, आप रंगों में पारंगत हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ, कौन सा रंग सबसे मुश्किल है? शू कियान ने कहा, बेशक सबसे मुश्किल रंग बैंगनी है। जी हाँ, प्राचीन काल में रंगने के लिए सबसे मुश्किल रंग बैंगनी था, पीला नहीं। बेशक ऐसा नहीं है कि आप बैंगनी रंग नहीं रंग सकते। प्राचीन चीन में बैंगनी घास की जड़ों का इस्तेमाल सबसे पहले बैंगनी रंग के रूप में किया जाता था, लेकिन रंग घटिया था। उसके बाद बैंगनी रंग बनाने के लिए शंख को रंगने के लिए बैंगनी रंग का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे बैंगनी रंग और भी सुंदर दिखने लगा। ड्यूक क्यूई हिन को बैंगनी कपड़े पहनना पसंद था। उस समय एक बैंगनी कपड़े के ऊपर 5 सफेद कपड़े रखे जाते थे, जिससे पता चलता था कि यह महंगा और दुर्लभ था। पश्चिम में रंगे हुए सीपियों का इस्तेमाल बैंगनी रंग बनाने के लिए किया जाता था। टॉलमी राजवंश की प्राचीन और दिवंगत रानी को भी बैंगनी रंग बहुत पसंद था। न केवल कपड़े बल्कि पाल भी बैंगनी रंग में रंगे जाते थे। हालांकि बैंगनी रंग निकालने के लिए शंख या सीपियों को रंगने की लागत बेहद चौंकाने वाली थी। केवल 1 ग्राम रंग के लिए 300 सीपियों की आवश्यकता होती थी। इसलिए पृथ्वी पर प्राचीन काल में बैंगनी रंग अत्यंत दुर्लभ और महंगा था। इस समय शेन लैंग की दुनिया को रंगे हुए सीपियों और रंगे हुए शंखों से बैंगनी रंग निकालने का कोई तरीका नहीं मिला था। तो बैंगनी रंग कहां से आया? यह नीले और लाल रंगों का मिश्रण था। हालांकि रंगाई का प्रभाव वास्तव में अच्छा नहीं है, क्योंकि रंग के 2 रंग स्वयं चमकीले नहीं होते हैं। एक साथ मिश्रित होने पर भी बैंगनी रंग होता है, लेकिन प्रभाव अधिक मिश्रित होता है। सबसे पहले रंगाई असमान थी और रंग फीका और बेढंगा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि दोनों रंगों की नमी स्थिरता अलग अलग थी, इसलिए बैंगनी रेशम आसानी से फीका पड़ जाता था। शेन लैंग ने कहा, बैंगनी रंग पीले रंग से ज्यादा मुश्किल है ना? जू कियान ने कहा, जरूर। कपड़े और रेशम की दुनिया में बैंगनी रंग एक बड़ी समस्या मानी जाती है। शेन लैंग ने कहा, यह साबित करना बहुत आसान है कि मैंने सुनहरा रंग चुराया है। चलो हम सब मिलकर बैंगनी रंग पर कब्जा कर लेते हैं। तुम्हारे शू परिवार ने पूरे परिवार को बैंगनी रंग बनाने में लगा दिया। मेरे पास सिर्फ एक ही व्यक्ति है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैं सबसे आसान और सबसे कम कीमत वाला बैंगनी रंग बनाता हूं और फिर कुछ लोगों के सामने देखता हूं कि सबसे सुंदर बैंगनी रंग किसने बनाया है। कैसा रहेगा? ये कहते ही वहां मौजूद कई अधिकारियों ने इस तरीके से सहमति में सिर हिलाया। शू कियान और शू परिवार के मालिक ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे शेन लैंग को सीधे जेल में बंद करना चाहते थे और वे बिल्कुल भी प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते थे। अचानक शू परिवार के मालिक ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हम तुम्हारी बात क्यों माने? हम अपना समय बर्बाद करते हैं, इसे सीधे हटा देते हैं और जेल में ही इसे मार देते हैं। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम कबूल नहीं करोगे। अगर कोई अधिकारी मौजूद न होता तो शेन लैंग का तरीका काम नहीं करता,
लेकिन कई अधिकारी मौजूद थे और उनके बीच कुछ चेहरों की जरूरत थी, खासकर उनमें से एक शेन लैंग, जिसे शेन लैंग की कुछ याददाश्त और समझ थी। इसलिए शेन लैंग सबसे कम उम्र के अधिकारी को देखता रहा। अगर उसे ठीक से याद था तो यह आदमी जुवानवु शहर की जेल का प्रभारी था और चुने जाने के कुछ समय बाद भी उसमें कुछ जोश था। शेन लैंग की निगाहें देखकर युवा अधिकारी ने कहा, शू परिवार के मालिक, उसे कोशिश करने दो। अगर वो बेहतर बैंगनी ईंधन नहीं बना पाता तो ये साबित होता है कि उसने पहले सुनहरे रंग का फॉर्मूला चुराया था। बस उसे ले लो। जैसे ही युवा अधिकारी ने अपना मुंह खोला, शू परिवार के मालिक की आंखें ठंडी हो गईं। उसने अधिकारी को गंभीरता से देखा। वो वाकई जवान था। हालांकि अगर वो अनिच्छुक भी होता तो मना नहीं कर सकता था। आखिरकार अधिकारी पहले ही बोल चुका था और उसे कभी विश्वास नहीं था कि शेन लैंग कुछ भी रंग देगा। शेन लैंग को जू कियान से बेहतर कोई नहीं जानता था। ये पीला नुस्खा शायद शेन लैंग ने कहीं से हासिल किया था और जू परिवार इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पेशेवर था। इसलिए शेन लैंग का हारना तय था, जल्दी मरना और देर से मरना। तो फिर लॉर्ड लिन की जू परिवार ने कहा, देखो ये कबाड़ कितने दिन टिकता है। शेन लैंग ने कहा, अगर मैं कम कीमत पर जो बैंगनी रंग बनाता हूं वो बेहतर है तो इससे क्या साबित होता है। जू कियान ने अनिच्छा से कहा, इससे साबित होता है कि तुमने सुनहरे रंग का फॉर्मूला नहीं चुराया। हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। शेन लैंग ने कहा, तो तुम्हें अपनी बदनामी स्वीकार करनी होगी और मुझसे माफी मांगनी होगी। जू परिवार के मुखिया ने ठंडे स्वर में कहा, चलो तुम्हारे जीतने तक इंतजार करते हैं। शेन लैंग ने कहा, ठीक है, इसे 3 घंटे तक सीमित रखते हैं। 3 घंटे बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। जरूर, एक अधिकारी ने कहा। जू परिवार के मालिक ने कहा, तुरंत घर जाओ और सबसे अच्छे कारीगरों को बुलाओ। कियान व्यक्तिगत रूप से काम संभालेगा और सबसे अच्छा बैंगनी रंग बनाएगा। हाँ, जू कियान ने कहा। इस बार जू परिवार अपने पूरे परिवार का इस्तेमाल करने वाला है। शेन लैंग अभी भी अकेला था और उसने लिन मो से कहा, बॉस लिन, मुझे आपकी रसोई उधार चाहिए। जरूर, लिन मो ने कहा। शेन लैंग के पीछे की रसोई में दाखिल होते ही उसने अपना गुप्त हथियार निकाला। बैंगनी रंग का सबसे अच्छा स्रोत, पत्थर के कोर वाला लाइकन। यह एक प्रकार का काय है, हर जगह, एक पैसे का भी नहीं, लेकिन इस पदार्थ से बना बैंगनी रंग सबसे चमकीला, जीवंत और सुंदर होता है। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हेसबर्ट ने एक प्रकार की काय की खोज की जिसका उपयोग बैंगनी रंग बनाने के लिए किया जा सकता था और इसका प्रभाव अतुलनीय रूप से अच्छा था। तब से पत्थर के कोर वाले लाइकन से निकाले गए बैंगनी रंग ने 100 से ज्यादा वर्षों तक रंग उद्योग पर अपना दबदबा बनाए रखा। जब तक रासायनिक उद्योग तेजी से आगे नहीं बढ़ा तब तक कोई सस्ता सिंथेटिक बैंगनी रंग उपलब्ध नहीं था। तो शेन लैंग ने पत्थर के कोर वाले लाइकन को पहले से क्यों तैयार किया? क्योंकि वो तैयार था। हालांकि लिन मो द्वारा उसे धोखा देने की संभावना बहुत कम थी। ऐसा नहीं था कि उसने पहले ऐसी मानसिक तैयारी नहीं की थी, इसलिए उसने चुपके से एक तुरुप का पत्ता तैयार किया और अब इसका वास्तव में उपयोग किया जाता है। शेन लैंग ने सूखे पत्थर के कोर लाइकन को कुचल दिया और इसे कोयले की राख और मूत्र के साथ उबाला। ये जल्द ही शुद्ध बैंगनी हो गया। इसके बाद इसे फिटकरी से चमकाया। जल्द ही, लागत कम थी लेकिन सुंदर बैंगनी रंग निकल आया। इस दुनिया में बैंगनी रंग की तुलना में मुझे नहीं पता कि यह कहाँ गया। शेन लैंग ने फिर रंगहीन रेशम का एक टुकड़ा उठाया और इसे रंग में रंग दिया। इसे रंगने के बाद उसने इसे धूप में रख दिया। जल्द ही बैंगनी रेशम दिखाई दिया। कितना सुंदर बैंगनी रंग, इतना चमकीला और विशद, इतना महान। इसने इस दुनिया के बैंगनी रेशम को पूरी तरह से मार डाला। हालांकि शेन लैंग को जो करना था वो सिर्फ बैंगनी नहीं था। उन्होंने सारा समय जब्त कर लिया और सीधे लिमो परिवार की सामग्रियों का उपयोग करके सबसे भव्य, रहस्यमय और जादुई इंद्रधनुषी रेशम को रंगने के लिए 7 प्रकार के रंगों का उत्पादन किया। ये रेशम के एक ही टुकड़े को लाल, नारंगी, पीले, हरे, इंडिगो और बैंगनी रंग से रंगना है। रंगने के लिए विभाजन और खंड करने की विधि का उपयोग करना। यदि गति काफी तेज है और कार्रवाई काफी सटीक है तो उत्पादित इंद्रधनुषी रेशम अतुलनीय रूप से आश्चर्यजनक और सुरुचिपूर्ण होगा। हालांकि वह एक पेशेवर रंगाई कार्यकर्ता नहीं था, वह वास्तव में रंगों का प्रशंसक था। लेकिन जब वह रेशम संग्रहालय में होता था तो वह लगातार आधे महीने से अधिक समय तक खेलने के लिए जाता था, पूरी तरह से एक बहुत ही दिलचस्प रुचि वर्ग के लंबे समय तक आदी हो जाता था। जब शेन लैंग जू परिवार में शामिल हुआ तो उसने श्रमिकों को हर दिन कपड़े रंगते देखा।
सबसे खास बात यह थी कि शेन लैंग के दिमाग में मौजूद एलियन लैपटॉप में हर कदम, हर जानकारी साफ साफ लिखी हुई थी। इसलिए हालांकि वो सबसे अच्छा और सबसे पेशेवर तरीका नहीं दिखा सका, फिर भी यह काफी था। 3 घंटे बाद शेन लैंग के बैंगनी रेशम और इंद्रधनुषी रेशम सभी रंगे हुए थे। बैंगनी रेशम शू कियान को मात देने के लिए काफी था। दूसरी ओर यह इंद्रधनुषी रेशम तो कमाल का था। यह कुछ ऐसा था जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। यह अद्भुत प्रभाव शू परिवार के रेशम को धूल में मिलाने के लिए काफी था। नोट: कृपया टिकट और पेस्ट्री का सम्मान करें। पहले का अनुक्रमणिका। अगला, इतिहास का सबसे ताकतवर दामाद ससुराल वालों के साथ रहता है कि सभी सामग्री इंटरनेट से ली गई है या उपयोगकर्ताओं द्वारा अपलोड की गई है। हमारा उद्देश्य उपन्यास के मूल लेखक को बढ़ावा देना है। इतिहास का सबसे ताकतवर दामाद ससुराल वालों के साथ रहता है कि नवीनतम अध्याय को पढ़ने और संग्रह करने के लिए आपका स्वागत है। सर्वाधिकार कॉपीराइट नोवेल हॉल कॉम। सर्वाधिकार सुरक्षित। सभी उपन्यास, साइट मैप, DMCA, गोपनीयता नीति, पुस्तक खोज। इतिहास। अध्याय 13, अपनी पूर्व पत्नी के मुंह पर थप्पड़ मारो और माफी मांगो। नाम: इतिहास का सबसे ताकतवर दामाद ससुराल वालों के साथ रह रहा है लेखक। साइलेंट पेस्ट्री जोड़ बंद करें, रीसेट करें। शेन लैंग अभी बाहर नहीं आया था, लेकिन शू परिवार द्वारा रंगा गया बैंगनी रेशम पहले से ही मेज पर था। इस समय हॉल में दर्जनों मोमबत्तियां जल रही थीं, जो दिन की तरह चमक रही थीं। अनगिनत मोमबत्तियों की पृष्ठभूमि में बैंगनी रेशम विशेष रूप से चमकीला लग रहा था। शू परिवार के सबसे अच्छे रंगाई कारीगर ने झुककर कहा, गुरुजी, ये हमारी नई बैंगनी रंगाई है। यह अब नीले और लाल का मिश्रण नहीं है। इसे एक प्रकार की बैंगनी घास से निकाला जाता है। हम परिष्कृत हैं, इसलिए हमने इसे बाजार में नहीं उतारा, लेकिन रंगाई का प्रभाव पहले से कहीं बेहतर है। शू परिवार के मालिक लिनमो और अन्य लोगों ने मोमबत्ती की रोशनी से पहले बैंगनी रेशम को देखा। वास्तव में ये बहुत अधिक चमकीला था और पिछले बैंगनी रंग की तुलना में इसमें गुणात्मक रूप से सुधार हुआ था। न केवल रंग की शुद्धता बहुत अधिक है, बल्कि चमक का स्तर भी एक से अधिक है। ये वास्तव में एक उत्कृष्ट नई बैंगनी रंगाई है। शू परिवार फिर से धन कमाने वाला है। युवा जेल अधिकारी ने अपने हाथ में रेशम को गौर से देखा और स्वीकार किया कि यह बिल्कुल नया बैंगनी रंग वास्तव में बहुत ही उत्कृष्ट था। हालांकि वो कोई कुलीन नहीं था, फिर भी वो एक प्रतिष्ठित परिवार से था, खासकर बैंगनी ब्रोकेड का बहुत शौकीन, जो बहुत सराहनीय था। शू कियान ने कहा, शिल्पकार शू, कुछ बड़ों को नए सुनहरे रंग के बारे में बताओ। शू परिवार के सबसे कुशल रंगाई कारीगर ने कहा, महाराज, मैं आपको बता दूं कि मैं अपने परिवार में पीढ़ियों से रंगाई का काम करता आ रहा हूं और बचपन से ही इसका अध्ययन करता आ रहा हूं। खास तौर पर पीला रंग विशेष रूप से राजा के लिए होता है, इसलिए छोटे आदमी ने अपनी अधिकांश ऊर्जा पीले और बैंगनी रंग में लगा दी। मैंने सैकड़ों कच्चे माल के साथ प्रयोग किए हैं और हुआइमी उनमें से एक है। ये छोटे आदमी का मूल रिकॉर्ड है। इसके बाद उसने एक पुस्तिका सौंपी। शुवानवू शहर के कारागार का प्रभारी युवा अधिकारी नगर स्वामी के भवन की प्रमुख पुस्तकों में से एक थी। उसने उसे उठाया और पढ़ा। वो वास्तव में हुआइमी सहित सभी प्रकार के प्रयोगात्मक सूत्रों से भरी हुई थी। और इस लिखावट को कुछ देर गौर से देखिए, यह नकली नहीं है। ये शेन लैंग पहले जू परिवार का चाचा हुआ करता था, लेकिन उसकी कम बुद्धि के कारण उसे नीची नजरों से देखा जाता था। किसी कारण से वो मेरे रंगाई के घर आया था। जब मैंने हुआइमी के साथ नया रंग प्रयोग किया तो उसने उसे देख लिया। रंगाई करने वाले ने कहा। वो पूरी तरह झूठ नहीं बोल रहा था। उसने पीले रंग के लिए हुआइमी का इस्तेमाल जरूर किया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे चमकाने के लिए फिटकरी मिलाना सबसे जरूरी कदम था। और इस प्रक्रिया के कारण हुआइमी से निकाला गया रंग उत्कृष्ट नहीं था, इसलिए उसका हुआइमी फॉर्मूला विफल रहा। शेन लैंग रंगाई के घर में घूमता रहता था और यह सच था कि उसे ये सारी रंगीन चीजें देखना पसंद था। इन्हीं कारणों से जू परिवार के मालिक और जू कियान को पूरा यकीन था कि यह सुनहरा रंग का फॉर्मूला शेन लैंग ने खुद नहीं बनाया है। वे दोनों शेन लैंग की क्षमताओं को अच्छी तरह जानते थे, एक मूर्ख जो वास्तव में कुछ भी नहीं जानता था। जू परिवार के मालिक ने कहा, महामहिम, इस समय सबूत और साक्ष्य सभी मौजूद है। हम अभी लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं। हालांकि वो वयस्कों के बारे में बात कर रहा था, उसकी नजर मुख्य पुस्तक के युवा स्वामी पर टिकी थी। अगर यह युवा और उपद्रवी आदमी न होता तो शेन लैंग उसे बहुत पहले ही पकड़ लेता। युवा अधिकारी ने पुस्तिका को देखा, फिर अपने हाथ में नए बैंगनी रंग के रेशम को और सिर हिलाए बिना नहीं रह सका।
ऐसा ही लगता है, उसने उदासीनता से कहा। चलो, शेन लैंग को अंदर ले आओ, जू परिवार के मालिक चिल्लाए। अधिकारी के कदम उठाने का इंतजार किए बिना जू परिवार के योद्धा अंदर दौड़ पड़े। इसी समय पिछवाड़े का दरवाजा धक्का देकर खोला गया और शेन लैंग बाहर आ गया। जू परिवार के मुखिया ने ठंडी आवाज में कहा, शेन लैंग, अब जब सबूत और प्रमाण यहाँ है तो आप जेल जाने का इंतजार करें। शेन लैंग ने तुरंत युवा अधिकारी की ओर देखा, जिसने धीरे से कहा, सारे सबूत आपकी चोरी की ओर इशारा करते हैं। शेन लैंग ने मेज पर बैंगनी रेशम को देखा और चौंक गया। क्या ये जू परिवार का नया बैंगनी रंग है? पहले की तुलना में गाओ मिंग कहाँ गया? ये रंग बहुत शुद्ध है और बहुत चमकीला है। लेकिन शेन लैंग द्वारा पत्थर के कोर लाइकन से निकाले गए बैंगनी रंग और बैंगनी घास से निकाले गए बैंगनी रंग के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर था। बैंगनी रंग अभी भी बहुत फीका और थोड़ा पीला, बिना किसी स्पिरिट के था। शेन लैंग अचानक मुस्कुराया और बोला, जू कियान, आपके सामने इस रेशम का बैंगनी रंग वास्तव में आपके जू परिवार में सर्वोच्च मानक है ना? इसे बिल्कुल नहीं छिपाया जा सकता। नहीं, जू कियान ने कहा, शेन लैंग, जब तक तुम्हारा बनाया बैंगनी रंग मेरे बनाए बैंगनी रंग से बेहतर नहीं है, तुम बेशर्म चोर ही रहोगे। तुमने न सिर्फ सुनहरे रंग का फॉर्मूला चुराया है, बल्कि नए बैंगनी रंग का फॉर्मूला भी चुराया है। चोरों से बचना वाकई मुश्किल है। बिना एक शब्द कहे शेन लैंग ने अपना रंगा हुआ बैंगनी रेशम निकाला और सबके सामने रख दिया। पल भर में जू परिवार के मालिकों और लिन मो की आंखें चमक उठी। उन दोनों के चेहरे पर पहले अविश्वास के भाव थे, फिर एक बेहद लालची नजर। तुलना से ज्यादा मुझे किसी और चीज से डर नहीं लगता। जू परिवार के बैंगनी रेशम को देखना बुरा नहीं था, लेकिन शेन लैंग द्वारा रंगे गए बैंगनी रेशम और जू परिवार के रेशम में फर्क साफ था। हालांकि जू परिवार द्वारा रंगा गया रेशम बिल्कुल शुद्ध बैंगनी था, लेकिन वो बहुत पतला था और सस्ता और भड़कीला लग रहा था। हालांकि शेन लैंग के रेशम का बैंगनी रंग समान स्तर पर नहीं था। किसी को भी हार या जीत का फैसला करने की जरूरत नहीं थी। शेन लैंग ने व्यंग्य किया, जू परिवार के मालिक, जू कियान, मैं तुम्हारा नया बैंगनी रंग फिर से तो नहीं चुरा रहा हूं, है ना? जू परिवार के मालिक और जू कियान आश्चर्य से एक दूसरे को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या हो रहा है? शेन लैंग कुछ महीनों से उसके घर में थी। उसे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता था। वो मानसिक रूप से विक्षिप्त, अज्ञानी और पूरी तरह से बेकार थी। उसे कुछ भी नहीं पता था। वो सुनहरे रंग का फॉर्मूला इसलिए बना पाया क्योंकि उसने शिल्पकार जू के अनगिनत प्रयोग देखे थे। साथ ही यह बेहद आकस्मिक खोज भी हुई थी कि इस तरह के टिड्डे चावल को फिटकरी के साथ मिलाकर चटक पीला दिखाया जा सकता है। यह एक संयोग था, लेकिन यह सामान्य था। पिछले कुछ 100 सालों में मुझे नहीं पता कि कितने नए रंगों के फॉर्मूले संयोग से खोजे गए हैं। इसलिए इस प्रतियोगिता में उसकी जीत पक्की होनी चाहिए। जू परिवार अपने संपर्कों और योद्धाओं का इस्तेमाल करके शेन लैंग को जेल में डाल सकता था, लेकिन ये युवा मास्टर बुक एक बेवकूफ था जिसने उसे रोक दिया और शेन लैंग को अपनी पहचान बताने का मौका देने पर जोर दिया। बेशक जू परिवार मास्टर बुकलेट से नहीं डरता, लेकिन दूसरा पक्ष भी एक प्रतिष्ठित परिवार से माना जाता है और जेल का प्रभारी आज का मामला मास्टर बुकलेट का घर माना जाता है। इसलिए जू परिवार को अपनी बात मनवानी पड़ी, जिससे शेन लैंग को प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिला। और जू कियान शेन लैंग को इतनी अच्छी तरह जानती थी कि जीतना उसके लिए मुश्किल था। जू कियान सही थी, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बेवकूफ शेन लैंग पहले ही मर चुका है और शेन लैंग उस धरतीवासी की आत्मा है जो पार हो गया है। शेन लैंग ने व्यंग्य किया, क्या इस रेशम के टुकड़े का रंग इतना स्पष्ट नहीं है? इस टुकड़े का क्या? फिर उसने अपना तुरुप का पत्ता निकाला, इंद्रधनुषी रेशम। अनगिनत मोमबत्तियों की रोशनी में जो दिन की तरह चमक रही थी, इंद्रधनुषी रेशम सुंदर और मनमोहक था। सभी ने गहरी सांस ली। ये कैसे संभव है? ये बहुत भव्य है, बहुत स्मार्ट है। रंगीन, पर बिल्कुल भी भड़कीला नहीं। मुख्य रंग बिल्कुल प्राकृतिक है। अगर शेन लैंग ने पहले जो बैंगनी रेशम निकाला था वो एक बड़ी जीत थी, तो यह नया इंद्रधनुषी रंगा हुआ रेशम पूरी तरह से कुचल गया था, जिससे जू परिवार का बैंगनी रेशम बेस्वाद और असहनीय लग रहा था। शेन लैंग मुस्कुराया और पूछा, जू परिवार के मालिक, जू कियान, क्या मैंने भी जू परिवार से इंद्रधनुषी रेशम के लिए नया रंग सूत्र चुराया है? हवा में उनके चेहरे पर एक तमाचा सा पड़ा। जू परिवार के मालिक और जू कियान ने आश्चर्य से शेन लैंग को देखा। क्या उन्हें इस दामाद की कोई कमी खल रही थी? जू कियान को ये क्यों नहीं पता था कि वो रंगाई में इतना कुशल है?
ये रंगाई तकनीक शायद दूसरों के लिए ज्यादा उपयोगी न हो, लेकिन ये जू परिवार के लिए बहुत उपयोगी है और यह जू परिवार के व्यवसाय को एक और कदम आगे ले जाने में पूरी तरह से मदद कर सकती है। प्राचीन काल में रेशम लगभग एक जैसा ही था और रंगाई ही मुख्य चीज थी। एक बार जब रंग कौशल प्रतिस्पर्धियों से कहीं आगे निकल जाएगा तो रेशम और कपड़े का व्यवसाय अजेय स्थिति में होगा। शुरू में उसने सोचा था कि शेन लैंग पूरी तरह से बेकार है, लेकिन उसने एक अद्वितीय और शानदार कौशल की उम्मीद नहीं की थी। क्या आश्चर्य है! शेन लैंग ने युवा अधिकारी से कहा, स्वामी रजिस्टर, कृपया निष्पक्ष रहें। युवा मुनीम ने जू परिवार के मालिक की ओर देखा और कहा, कृपया पुष्टि करें कि शेन लैंग ने जू परिवार से बैंगनी और इंद्रधनुषी रेशम के रंग चुराए हैं। अचानक जू परिवार के मालिक का चेहरा खिल उठा। ये युवा मास्टर बुकलेट वास्तव में एक मूर्ख है। जब वो नगर स्वामी की हवेली से निकला तो क्या उसके वरिष्ठों ने ये स्पष्ट नहीं किया था? जू कियान का मंगेतर काउंटी प्रमुख का बेटा है। अगर तुम झांग परिवार को नाराज करोगी तो क्या तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है? जू परिवार के मालिक ने युवा मालिक पर नाराजगी भरी नजर डाली और उसे नौकरी से निकालने का मन बनाया। लेकिन इसके लिए भी पर्दे के पीछे की गतिविधियों की जरूरत थी। कम से कम काउंटी प्रमुख को तो ऐसा करना ही था, और ऊपरी तौर पर एक व्यापारी एक मालिक के साथ अभद्र व्यवहार नहीं कर सकता था। नहीं, जू परिवार के प्रमुख ने कहा। युवा मुनीम ने जू कियान की ओर देखा और कहा, मिस जू, आपको क्या लगता है? क्या शेन लैंग ने आपके घर से यह बैंगनी और इंद्रधनुषी फॉर्मूला चुराया है? जू कियान की खूबसूरत आंखें सिकुड़ गईं और वो समझ गई कि यह युवा मालिक सिर्फ एक बेवकूफ नहीं था। वो जू परिवार के प्रति मन ही मन दुश्मनी रखता था। क्या जू परिवार को उससे कोई समस्या है, या शायद झांग जिनको उससे कोई समस्या थी? इस युवा मालिक की हिम्मत कैसे हुई काउंटी मजिस्ट्रेट के ससुराल वालों के खिलाफ जाने की? नहीं, जू कियान ने शांति से कहा। अगर नहीं तो शेन लैंग के साथ अन्याय हुआ है। युवा मुनीम ने कहा, जू परिवार की मालकिन मिस जू, कृपया शेन लैंग से माफी मांग ले। जू परिवार का मालिक गुस्से से फटने ही वाला था। उसने नाक भान सिकोड़ी और अपनी आस्तीनें उतार फेंकी। जू कियान का चेहरा कुछ बार बदला, फिर वो शेन लैंग की तरफ मुस्कुराया और बोला, मुझे माफ करना। किसी गलतफहमी की वजह से मैंने आपके साथ गलत किया। अलविदा। फिर उसका सुंदर और शालीन शरीर चला गया। उसने पहले ही मन बना लिया था कि झांग जिन के लौटने के तुरंत बाद वो युवा मास्टर बुकलेट से बदला लेगी। जुवानहू शहर में ऐसा कोई अधिकारी नहीं था जो जू परिवार के प्रति शत्रुतापूर्ण हो। जू कियान के जाने के बाद शेन लैंग ने युवा मास्टर बुकलेट को प्रणाम किया और कहा, धन्यवाद मास्टर बुकलेट। मैंने तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा। आप कैसे हैं? काउंट शुवानवू के घर में मिस जिन कैसी है? नोट, कृपया टिकट मांग लें। यह आत्मा के लिए भोजन है। कुछ मुख्य कथानक ऐसे हैं जो इस अध्याय में नहीं लिखे जा सकते, इसलिए अब इस अध्याय को छोड़ देने का समय आ गया है। पहले का अनुक्रमणे का अगला। इतिहास का सबसे ताकतवर दामाद ससुराल वालों के साथ रहता है कि सभी सामग्री इंटरनेट से ली गई है या उपयोगकर्ताओं द्वारा अपलोड की गई है। हमारा उद्देश्य उपन्यास के मूल लेखक को बढ़ावा देना है। इतिहास का सबसे ताकतवर दामाद ससुराल वालों के साथ रहता है कि नवीनतम अध्याय को पढ़ने और संग्रह करने के लिए आपका स्वागत है। सर्वाधिकार कॉपीराइट नोवेल हॉल कॉम। सर्वाधिकार सुरक्षित सभी उपन्यास, साइट मैप, DMCA, गोपनीयता नीति, पुस्तक खोज। अध्याय 14 शेन लैंग और अर्ल की बेटी का भाग्य नाम। इतिहास का सबसे ताकतवर दामाद ससुराल वालों के साथ रह रहा है लेखक। साइलेंट पेस्ट्री जोड़ बंद करें, रीसेट करें। जुवानहू शहर के रजिस्टर के युवा मास्टर का नाम वांग लियान था। इस साल वह 21 साल का था और मध्यावधि परीक्षा के बाद जुवानहू शहर का मास्टर बन गया। बेशक उसने शाही परीक्षा नहीं छोड़ी। अधिकारी रहते हुए भी वो पढ़ाई कर रहा था, प्रवेश परीक्षा देने की तैयारी कर रहा था। प्राचीन चीन में यह आमतौर पर संभव नहीं था। ज्यादा से ज्यादा वो एक सलाहकार बनकर परीक्षाओं की तैयारी करा सकता था, लेकिन इस दुनिया में वो ऐसा कर सकता था। वो जुवानहू शहर का नहीं था और नान्युआन काउंटी में रहता था, लेकिन वो जुवानहू शहर में भी प्रसिद्ध था। काउंट जुवानहू की हवेली के दूर के रिश्तेदार के रूप में भी उसकी एक पहचान थी। तो क्या शेन लैंग इस स्वामी को जानता है? मैं सचमुच जानता हूँ। 3 साल पहले उसने शेन लैंग को पढ़ाई सिखाई थी और वो लगभग आधे महीने तक चला। और इस घटना में एक व्यक्ति भी शामिल था, यानी पहली सुंदरता के कुछ 100 मील के दायरे में सभी युवकों के सपनों की प्रेमिका, काउंट जुवानहू की हवेली की बेटी जिन मुलान, जिसे जुवानहू शहर की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है।
उस समय जिन मुलान ने शेन लैंग परिवार के पीछे शिकार का नेतृत्व किया और एक बड़े काले भालू से मुलाकात की। उसका घोड़ा डर गया और भाग गया। उस समय शेन लैंग कम बुद्धि वाला एक किताबी कीड़ा था जो सड़क के बीच में बैठा था, अपने सिर को हिलाते हुए एक ज्ञान पुस्तक पढ़ रहा था। उसे सड़क के बीच में क्यों बैठना पड़ा? क्योंकि यहाँ चींटियों का एक समूह घूम रहा था। वो चींटियों की गिनती नहीं कर रहा था, बल्कि चिंतित था कि चींटियां मर जाएंगी। इसलिए वो यहाँ रुक गया और चींटियों के दूर जाने का इंतजार करने लगा। जब कोई गुजरता तो वो उन्हें उनसे बचने के लिए याद दिलाता। शेन लैंग को एक युद्ध के घोड़े ने कुचलकर मार डाला। काउंट जुवानवू की हवेली की महिला जल्दी से उतरी और जमीन पर खड़ी हो गई। उसने एक हाथ से डरे हुए घोड़े को जमीन पर खींच लिया और शेन लैंग की जान बचाई। इतना ही नहीं, उसके पीछे खड़ा काला भालू फिर भी दौड़ा और उसके विशाल पंजों ने जिन मुलान के सिर पर तमाचा मारा। जिन मुलान ने एक हाथ से घोड़े को पकड़ा और दूसरे हाथ से भालू का सिर काट दिया। बल अद्भुत था। उस समय मूर्ख शेन लैंग घोड़े के खुरों से घायल हो गया और बेहोश हो गया। अगर आप कहें कि आपको कितनी बुरी तरह चोट लगी थी, तो ऐसा नहीं था। मुद्दा ये था कि आप डर के मारे बेहोश हो गए थे। इसलिए ये स्मृति अविस्मरणीय है, लेकिन यह अपेक्षाकृत अस्पष्ट है। उस समय मिस जिन मुलान ने पूरे शरीर पर कवच पहना हुआ था और नकाब ने उसका चेहरा ढक लिया था। उस मूर्ख शेन लैंग को यह भी नहीं पता था कि यह अर्ल की हवेली की बेटी थी। जब शेन लैंग ने ये स्मृति पढ़ी तो महिला के चांदी के कवच, टीम के झंडे और ढाल के बैच के आधार पर उसे जिन मुलान के रूप में पहचाना गया। जिन मुलान ने शेन लैंग की जान बचाई, लेकिन आखिरकार शेन लैंग को उसके घोड़े ने काट लिया था और अंत तक वही जिम्मेदार रहेगी। इसलिए उसने अर्ल की हवेली से एक डॉक्टर को कुछ टॉनिक के साथ शेन लैंग का इलाज करने के लिए भेजा। वो एक बार शेन लैंग से मिलने भी गया, लेकिन शेन लैंग बेहोश था और उसे देख नहीं पाया। जिन मुलान जुवानवू शहर की राजकुमारी थी और वो जू कियान से कहीं ज्यादा कुलीन थी। उस समय शेन लैंग सिर्फ एक चींटी थी। उसका घोड़ा शेन लैंग को कुचलकर मार डालने के लायक था, उसे काटने की तो बात ही छोड़ दे। लेकिन इस कुलीन बेटी ने न केवल उसका इलाज करने के लिए लोगों को भेजा, बल्कि व्यक्तिगत रूप से उससे मिलने भी गई। तो ये सच है कि काउंट जुवानवू की हवेली अपने लोगों से बच्चों की तरह प्यार करती है। उस समय वांग लियान अभी अभी निर्वाचित हुए थे और उन्होंने अभी तक मुख्य संपादक का पद नहीं संभाला था। चूंकि वो अर्ल की हवेली का दूर का रिश्तेदार था, इसलिए वो अर्ल की हवेली में मेहमान बनकर आया। बेशक दूर के रिश्तेदारों के होते हुए भी मिस जिन मुलान से उनका संपर्क कम ही होता था। हालांकि वो एक नवागंतुक थे, फिर भी उनकी हैसियत जिन मुलान से कोसों दूर थी और वो जिन मुलान से बहुत प्यार करते थे। ये सुनकर उन्हें पता चला कि जिन मुलान वास्तव में शेन लैंग से मिलने आए हैं, इसलिए वो अपनी संवेदना व्यक्त करने शेन लैंग के घर आए। ये जानते हुए कि शेन लैंग अभी भी शहर के स्कूल में पढ़ रहे थे, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से शेन लैंग को पढ़ाई सिखाए। अगर जिन मुलान ये दृश्य देखने शेन लैंग से मिलने आते, तो वे निश्चित रूप से वांग लियान से बहुत प्रभावित होते। बेशक उस समय शेन लैंग लकड़ी की तरह मूर्ख थे और बिल्कुल भी पढ़ा नहीं सकते थे। वांग लियान इतने प्रतिभाशाली थे कि उन्हें 18 साल की उम्र में ही बड़ा कर दिया गया था। उन्होंने शेन लैंग को सूअर की तरह मूर्ख कभी नहीं देखा था। वह आधे महीने तक जिद करते रहे, लेकिन जिन मुलान शेन लैंग के घर वापस नहीं आई क्योंकि वो सेना से बाहर थी। इसलिए वांग लियान ने हार मान ली और शेन लैंग के घर उन्हें पढ़ाने नहीं गए। शेन लैंग जैसे मूर्ख को पढ़ाई सिखाना तो बस यातना थी, लेकिन वो और शेन लैंग बमुश्किल दोस्त थे। इस बार वांग लियान की दाढ़ी छोटी थी और वो सरकारी पोशाक पहने हुए था। इसके अलावा शेन लैंग के दिमाग में बहुत कम लोगों की स्पष्ट यादें थीं, इसलिए उसे इस व्यक्ति को याद करने में थोड़ा समय लगा। ये भी भाग्य ही था कि शेन लैंग ने जू परिवार से मुकाबला करने का साहस किया और बैंगनी और इंद्रधनुषी रंग निकाले, क्योंकि वो जानता था कि युवा सरदार मुनीम झांग जिनसे रंजिश रखता है। जब वो शेन लैंग को पढ़ना सिखा रहा था, तो वांग लियान ने झांग जिन को 10 से ज्यादा बार गालियां दी। सब कुछ पहले से तय था। उसने शेन लैंग को भाई कहते सुना। सरदार मुनीम ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और शेन लैंग के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने कहा, अच्छी किताब पढ़ने के बदले तुम्हें कौन सा रंग मिलेगा? क्या तुम गिरोगे नहीं? यह कोई पूर्वाग्रह नहीं है। इस दुनिया में 2 तरह के कौशल सबसे महंगे हैं, एक है पढ़ाई और दूसरा है मार्शल आर्ट का अभ्यास। प्राचीन चीन में सोंग राजवंश के बाद साहित्यकारों ने मार्शल आर्ट का दमन कर दिया था। हालांकि इस दुनिया में दयान राजवंश में नागरिक और सैन्य समान रूप से कुलीन पूर्ण शासक वर्ग थे।
मार्शल आर्ट की परीक्षा साहित्यिक परीक्षा जितनी ही प्रतिष्ठित थी। रंग कारीगर के रूप में यह एक सस्ता व्यवसाय था। अभी अभी जू परिवार का रंग कारीगर पहले से ही बेहद उत्कृष्ट था, लेकिन शुरू से अंत तक उसका कोई नाम नहीं था, उसे केवल कारीगर ही बुलाते थे। बेशक रजिस्टर का स्वामी बस यही कह रहा था। उस समय मिस जिन मुलान को खुश करने के लिए उसने शेन लैंग को आधे महीने तक पढ़ाई कराई थी, लेकिन उसे अभी भी शेन लैंग की सुअर जैसी मूर्खता याद थी। ऐसा व्यक्ति 100 साल तक भी पढ़ाई करे तो भी विद्वान की परीक्षा में सफल नहीं हो सकता। पढ़ाई समय और पैसे की बर्बादी थी। मिस अर्ल के जिन महल के बारे में युवा मुनीम वांग लियान ने शेन लैंग की ओर मुड़कर कहा, वो 100 साल के कुलीन वर्ग की बेटी है। वो अतुलनीय रूप से कुलीन है, इसलिए उसका नाम ऐसा नहीं है जिससे आप उसे सीधे पुकार सकें। ये कहकर स्वामी वांग लियान मुड़े और चले गए। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो उनके चेहरे पर तिरस्कार के भाव थे। जू परिवार के साथ उनकी अभी जो समस्या थी उसका कारण झांग जिन के साथ उनकी समस्या थी। शेन लैंग की उनसे दोस्ती के कारण नहीं, बल्कि उनके मन में जू परिवार को दबाने का अवसर था। हालांकि उन्होंने शेन लैंग को आधे महीने तक पढ़ाया था, लेकिन उनके दिल में दोस्ती का कोई भाव नहीं था। कितना बेतुका देहाती है, वो असल में मेरे साथ रिश्ता बनाने का अवसर लेना चाहता है। कैसा भ्रम, कितना उथला अज्ञान। वांग लियान ने मन ही मन उपहास किया और सीधे घर की ओर चल पड़ा। शेन लैंग ने पीछे से यह स्पष्ट रूप से देख लिया। रजिस्टर के स्वामी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और किसी भी पुरानी दोस्ती को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। बेशक उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। स्वामी वांग लियान के जाने के बाद ब्रोकेड मंडप के प्रमुख लिन मो ने कहा, शेन लैंग तुम जीत गए। तुमने जू परिवार को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन हारना ही बेहतर है। अब तुम और भी बदतर हो। काली कमीज वाले गिरोह के तियान शिसान ने शांति से कहा, शेन लैंग तुम्हारा काम तमाम। लिन मो ने कहा, लॉर्ड रजिस्टर सिर्फ जू परिवार के प्रति शत्रुतापूर्ण है, इसलिए दमनकारी कार्रवाई की जा रही है, तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं। तो आगे तुम्हें क्या मुसीबत और खतरा आएगा, वे मदद करने को तैयार नहीं है, तुम ऊपर नहीं चढ़ सकते। शेन लैंग ये सब जानता था। वांग लियान, जो मुख्य मुनीम था, युवा और समृद्ध था, जाहिर है उसे एक ग्रामीण परिवार की परवाह नहीं थी। उसकी पिछली यादों के अनुसार शेन लैंग उसे अच्छी तरह से जानता था। लेकिन आज जू परिवार को दबाना उसके लिए काफी था, और शेन लैंग को उम्मीद नहीं थी कि उसका उससे कोई लेना देना होगा। और जल्द ही शेन लैंग वांग लियान का प्रतिद्वंद्वी बन जाएगा। इसलिए शेन लैंग का परिवार खतरे से बाहर नहीं था, या उससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति में था, और जू परिवार अब उसे और भी ज्यादा मारना चाहता था। वो बस समय खरीदने की कोशिश कर रहा था, अपनी बदलाव की योजना को अंजाम देने के लिए बस एक दिन। एक बार यह सफल हो जाए तो वो स्थिति को पूरी तरह से बदल सकता है और बाकियों से भी आगे निकल सकता है। उस समय जू परिवार, लिन परिवार और तियान हेंग उसके एक बाल का भी बाल नहीं दुखाएंगे, और उन्हें डर होगा कि शेन लैंग उन्हें दबाने आएगा। और वो दिन इंद्रधनुषी रंगों के मूल्य पर निर्भर करेगा, जिसके लिए उसने अभी अभी इंद्रधनुषी रेशम रंगा था। यह इंद्रधनुषी रेशम इतना चौंकाने वाला होगा कि इसका बहुत बड़ा मूल्य होगा और जू परिवार इसे जरूर चाहता होगा। अगर कोई दुर्घटना न हुई तो जू कियान जल्द ही उसके पास वापस आ जाएगा। आज की घटनाएं वास्तव में खतरनाक थीं, लेकिन मूल रूप से वे उसकी गणना के दायरे में थीं। और हाँ, शेन लैंग के लिन मो के ब्रोकेड मंडप से जाने के कुछ ही देर बाद शू कियान प्रकट हुई और उसकी गाड़ी उसके सामने आ गई। शेन लैंग, मैंने तुम्हें पहले कम आंका था। शू कियान ने धीरे से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे लिए रंगाई सीखोगे। तुम्हारे पास वाकई एक दिल है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? उसका ऐसा सोचना बिल्कुल स्वाभाविक था। शेन लैंग सचमुच शू कियान का दीवाना था और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। शू परिवार कपड़े और रेशम के व्यवसाय में था, इसलिए शू कियान की राय में शेन लैंग का उसे खुश करने और एक उपयोगी व्यक्ति बनने के लिए रंगों का विशेष रूप से अध्ययन करना उचित था। जहां तक रंगाई की कला का सवाल है, होशियार लोग शायद इसे नहीं कर पाते। बेवकूफ लोग, जिन्हें एक ही कंडा की जरूरत होती है, अनगिनत प्रयोग करते हैं और अंततः सबसे सही सूत्र खोज लेते हैं। अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालता। जू कियान की आवाज धीमी हो गई और उसने कहा, तुम्हारी और मेरी शादी झूठी है। मैं मास्टर झांग जिनजी से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन तुम फिर भी जू परिवार में वापस जाकर कुछ त्याग कर सकते हो, ठीक है? शेन लैंग ने कोई आवाज नहीं निकाली। जू कियान की आंखें नम थीं और उसने धीमी आवाज में कहा, शेन लैंग, मैं तुम्हें हर महीने 10 सोने के सिक्के देता हूँ,
जो तुम्हारे पूरे परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त है। बस बैंगनी और इंद्रधनुषी रंगों का नुस्खा दे दो। मैं तुम्हें रंगाई की प्रक्रिया में पूरी तरह से समर्पित कर सकता हूं और सबसे अच्छा रंगाई कक्ष तैयार करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कारीगर बना सकता हूं। क्या तुम मुझसे बहुत प्यार नहीं करते? क्या तुम मेरे लिए सब कुछ देने को तैयार नहीं हो? फिर तुम मेरी मदद कर सकते हो। नोट: कृपया टिकट मांग लो मेरे स्वामी। पहले का अनुक्रमणिका। अगला। इतिहास का सबसे ताकतवर दामाद ससुराल वालों के साथ रहता है कि सभी सामग्री इंटरनेट से ली गई है या उपयोगकर्ताओं द्वारा अपलोड की गई है। हमारा उद्देश्य उपन्यास के मूल लेखक को बढ़ावा देना है। इतिहास का सबसे ताकतवर दामाद ससुराल वालों के साथ रहता है कि नवीनतम अध्याय को पढ़ने और संग्रह करने के लिए आपका स्वागत है। सर्वाधिकार कॉपीराइट नोवेल हॉल कॉम। सर्वाधिकार सुरक्षित सभी उपन्यास, साइट मैप, डीएमसीए, गोपनीयता नीति, पुस्तक खोज। अध्याय 15 जिन मुलान ने शेन लैंग को उठाया और घर चला गया। नाम: इतिहास का सबसे ताकतवर दामाद ससुराल वालों के साथ रह रहा है। लेखक: साइलेंट पेस्ट्री जोड़ बंद करें, रीसेट करें। जू कियान को वाकई अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ और रौन सकती हूँ, लेकिन तुम्हें हमेशा की तरह मुझ पर मोहित रहना होगा। शेन लैंग, जब तुम बेकार होते हो तो तुम्हें घर से निकाल देती हूँ, और जब तुम काम के होते हो तो मेरे घर में आ जाती हूँ। शेन लैंग ने कुछ नहीं कहा और जाने के लिए मुड़ गई। जू कियान ने कहा, शेन लैंग, भले ही तुम्हें रंगाई आती हो, इससे कुछ नहीं बदलता। तुम अब भी वैसे ही हो जैसे पहले थे। यह मत सोचो कि तुम्हारी रंगाई इतनी बढ़िया है कि तुम हमारे कारीगरों को मात दे दोगे। हमारे परिवार में दर्जनों रंगाई कारीगर हैं, जिनमें से किसी का कोई नाम भी नहीं है। ये सच है, तथाकथित रंगाई कारीगर बस एक तुच्छ नौकर है। तकनीक इस दुनिया में पहली उत्पादकता है जो लोकप्रिय नहीं है। इसलिए भले ही शेन लैंग रंग बना सकता था, फिर भी वो जू कियान की नजर में एक देहाती था। भले ही वो बेहद खूबसूरत था, वो बस एक तुच्छ व्यक्ति था। तुम्हें पढ़ाई नहीं आती, तुम्हें मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं आता, तुम्हें कुछ भी नहीं आता। मेरे रंगघर में घुसने के अलावा तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलता। जू कियान ने कहा, और मत भूलना, तुम पर अभी भी तियान हेंग के 1000 सोने के सिक्के बकाया है। लिन मो ने शेन लैंग का नया रंग फॉर्मूला नहीं खरीदा था, और जू परिवार उसे चुराना चाहता था, इसलिए जाहिर है कि 1000 सोने के सिक्कों के लिए कोई जगह नहीं थी। इस समय तियान शिसान एक भूत की तरह शेन लैंग के सामने प्रकट हुआ और बोला, मैंने अब भी यही कहा था। मुझे आज रात से पहले 1000 सोने के सिक्के नहीं मिलेंगे। तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालो। मैं, काली कमीज गिरोह, जैसा कहूंगा वैसा ही करूंगा। जू कियान ने धीरे से कहा, शेन लैंग, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। बस एक दिन से भी कम समय बचा है। तुम ये 1000 सोने के सिक्के कहां से कमाओगे? जिंदा रहने का एक ही तरीका है कि तुम मेरे घर जाओ और बिना शर्त 2 रंग के फॉर्मूले दो, ताकि मैं तियान हेंग को तुम्हें इस कर्ज से मुक्त कर सकूं। तियान 13 ने कहा, सुबह होने ही वाली है। आज रात हम पैसे लेने तुम्हारे घर जाएंगे। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। 7 घंटे से भी कम समय बचा है। जू कियान ने कहा, शेन लैंग, क्या तुम्हें स्वामी वांग लियान से कोई उम्मीद नहीं है? वो तुम्हें बचाने वापस नहीं आ सकते। इसके अलावा उन्होंने आज तुम्हें बचाने के लिए ऐसा नहीं किया, बल्कि सिर्फ इसलिए कि उन्हें मेरे मंगेतर झांग जिनसे कोई दुश्मनी थी, इसलिए उन्होंने जानबूझकर मेरे जू परिवार का दमन किया। उन्हें तुम्हारे जीने मरने की कोई परवाह नहीं है। जू कियान सही थी। तियान 13 ने कहा, शेन लैंग, तुम निश्चिंत रहो। हमारा ब्लैक शर्ट गैंग तुम्हारे पूरे परिवार को किसी झूठे आरोप में जरूर गिरफ्तार कर लेगा, और फिर रास्ते में तुम्हें दुनिया से गायब करने का कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेगा। तुम्हारा परिवार बिल्कुल बाहरी है, बिल्कुल जड़हीन बत्तख के समान। जू कियान ने कहा, आज अंधेरा होने से पहले अगर जू परिवार नए बैंगनी और इंद्रधनुषी रंगों के फॉर्मूले नहीं देख पाया, तो मैं सच में नहीं कह सकता कि क्या होगा। काली कमीज वाला गिरोह हमेशा से ही बेरहम रहा है। शेन लैंग, तुम ज्यादा होशियार नहीं हो, लेकिन इस मामले में तुम्हें ज्यादा होशियार होना होगा। फिर जू कियान गाड़ी में सवार होकर सीधे निकल गया। तियान शिसान ने मुड़कर कहा, सूरज ढलने से पहले हम तुम्हारे घर जाकर पैसे मांगेंगे। फिर उसने चाकू कंधे पर रखा और धीरे धीरे चलने लगा। अब उसे शेन लैंग के पीछे जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि शेन लैंग बेहद आज्ञाकारी था। जब तक वो अपने माता पिता और भाई को देखता रहेगा, शेन लैंग कहीं नहीं जा सकता था। पूरी प्रक्रिया के दौरान शेन लैंग चुपचाप उस जोड़े को परफॉर्म करते देखता रहा, बिना एक शब्द भी बोले। कुछ मीटर चलने के बाद जू कियान ने गाड़ी का पर्दा उठाया और शेन लैंग की ओर देखा, जो सड़क के बीचों बीच अकेला खड़ा था। अचानक वो जोर से हंस पड़ा। कमजोर होना पाप है।
ये सचमुच कुत्ते जैसा दिखता है। शेन लैंग, मेरे घर में नौकर बनकर आना बहुत बड़ी बात है, वरना तुम्हारे जैसे लोग भूख से मर जाते। जू कियान कियान ये शब्द तभी कहती जब आसपास कोई न हो, वरना इससे उसका स्वभाव खराब होता और वो मतलबी लगती। शेन लैंग सड़क के बीचों बीच खड़ा था। अब उसके लिए पैसा कमाना बेमानी था। चाहे आप कितना भी पैसा कमा लें, सत्ता और शक्ति के संरक्षण के बिना ये केवल विनाश ही लाएगा। यह एक ऐसी दुनिया है जहां कमजोर ताकतवर पर हमला करते हैं। जू परिवार और तियान हेंग का परिवार, इन तीनों में से कोई भी ताकत शेन लैंग के लिए एक महाशक्ति थी। तियान हेंग और जू परिवार आज रात निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे, अपने माता पिता और भाई की जान का इस्तेमाल करके शेन लैंग को 2 रंगों के फॉर्मूले सौंपने के लिए मजबूर करेंगे। और अगर शेन लैंग उन्हें सौंप भी देता है तो भी पूरा परिवार बेचैन रहेगा जब तक कि वे जीवन भर जू परिवार में नौकरों की तरह काम न करें, लगातार नए रंग विकसित करें और गायों और घोड़ों की तरह काम करें। इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान होना चाहिए। मूल रूप से जीवन भर नरम चावल उगाने की उसकी योजना उसके और परिपक्व होने तक इंतजार करने की थी, जिसके लिए कुछ तैयारी और गति की आवश्यकता थी। अब ऐसा लगता है कि इसे आगे बढ़ाना होगा। शेन लैंग ने अपने मन में इस योजना का बार बार अभ्यास किया। इस समय तक लगभग भोर हो चुकी थी। समय लगभग आ गया था। शेन लैंग को शहर से जल्दी निकलना था और कुछ 100 मील के दायरे में सबसे ऊंचे स्थानों पर जाना था। काउंट जुवानवो की हवेली। लेकिन इसी समय अचानक पीछे से घोड़े की टापों की आवाज आई, जिसने भोर से पहले की शांति को भंग कर दिया और यहां तक कि पूरी जमीन भी कांप उठी। शेन लैंग ने मुड़कर देखा तो घुड़सवारों की एक टुकड़ी दिखाई दी। यह एक विशिष्ट घुड़सवार सेना थी जिसमें सैकड़ों घुड़सवार थे। हर एक ने कवच, एक ऊंचा घोड़ा, हाथ में तलवार और पीठ पर ढाल पहनी हुई थी। शेन लैंग एक नजर में ही बता सकता था कि ऐसी घुड़सवार सेना बनाने में कितना पैसा लगेगा। ऐसी घुड़सवार सेना, चाहे प्राचीन चीन में हो या पश्चिमी मध्य युग में, एक निश्चित तुरुप का पत्ता थी। किस तरह के लोगों के पास इतनी उत्कृष्ट घुड़सवार सेना और इतनी शान शौकत हो सकती है? जल्द ही शेन लैंग ने घुड़सवार सेना का झंडा और ढाल पर लगा बैज देखा। ये काउंट जुवानवो की हवेली की घुड़सवार सेना है। काउंट जुवानवो की हवेली का जिन परिवार एक सदी का असली अभिजात वर्ग है। जिन परिवार ने 300 साल पहले जुवानवो शहर की रक्षा की थी और जुवानवो शहर का नाम भी जिन परिवार के नाम पर रखा गया था। कुछ हद तक काउंट जुवानवो शहर का स्वामी था। घुड़सवार सेना का नेता चांदी के कवच पहने हुए था और दुबला पतला था, केवल 2 आंखें दिखा रहा था क्योंकि उसने एक नकाबपोश हेलमेट पहना था। लेकिन जो केवल 2 आंखें दिखाई दे रही थी, वे पतझड़ के पानी की तलवार की तरह ठंडी थी। ये बेहद खूबसूरत आंखों वाली एक महिला थी। हालांकि कोई चेहरा नहीं दिखा, इस महिला की पहचान पहले ही उजागर हो चुकी थी। वह कुछ 100 मील की दूरी पर स्थित पौराणिक देवी जुवानवो शहर की राजकुमारी, अनगिनत युवा नायकों की स्वप्न प्रेमिका जिन मुलान, काउंट जुवानवो की हवेली की स्तंभ थी। शेन लैंग थोड़ा हैरान हुआ। वो अर्ल की हवेली जा रहा था, लेकिन उसे यहां उससे मिलने की उम्मीद नहीं थी। फ्लैश फ्लैश, रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ, साफ सड़क, साफ सड़क। घुड़सवार सेना के सामने झंडे लिए 2 योद्धा जोर से चिल्लाए और शेन लैंग को सड़क के बीच से भगा दिया। शेन लैंग के कमजोर शरीर के साथ अगर वह इस घुड़सवार सेना से टकरा जाता तो उसकी सारी हड्डियां टूट जाती और वो बुरी तरह मर जाता। घुड़सवार सेना के लिए रास्ता बनाने के लिए वो जल्दी से सड़क के किनारे पीछे हट गया। हालांकि जैसे ही शेन लैंग सड़क छोड़ने वाला था, वो लड़खड़ा गया और धीमा हो गया, क्योंकि उसने एक छोटी सी योजना बनाई थी। धमाका। टीम के किनारे पर मौजूद एक घुड़सवार सेना शेन लैंग को धक्का देकर दूर जा गिरी और शेन लैंग को एक जोरदार झटके से उड़ा दिया। अरे, ये तो चीनी मिट्टी के बर्तन को छू रहा है। बहू, तुमने मुझे 3 साल पहले एक बार मारा था, तुम मुझे फिर से क्यों नहीं मारती और घर ले जाती? शेन लैंग ने मन ही मन सोचा, फिर कुछ मीटर उड़कर जमीन पर गिर पड़ा। वो कोई पेशेवर नहीं था, लेकिन इस बार उसकी ताकत, कोण और टाइमिंग एकदम सही थी। उतरने के बाद, क्योंकि चोट गंभीर नहीं थी, उसने अपने मसूड़ों को भी जोर से काट लिया, जिससे उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। इस समय उसे बुरी तरह से बेचना होगा। जिन मुलान की आंखें सिकुड़ गईं और एक ही झटके में 100 से ज्यादा आंखें तुरंत थोड़ी दूरी पर रुक गईं। पहले 2 घुड़सवार तुरंत घोड़े से उतरे और शेन लैंग की चोटों की जांच करने के लिए आगे बढ़े। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिन मुलान इतनी तेज दौड़ेगी। उसका पूरा नाजुक शरीर घोड़े से उछलकर 10 मीटर से भी ज्यादा दूर हवा में उछल गया।
शेन लैंग चौंक गया। कितना शानदार! जिन मुलान शेन लैंग के पास गया और उकड़ू बैठ गया। उसने अपने दस्ताने उतारे और अपनी जैड जैसी हथेली शेन लैंग के नथुनों पर रखकर उसकी सांसें महसूस की। शेन लैंग ने सहज ही एक्सरे और दिमाग का इस्तेमाल किया। कवच के आर पार भी उसे एक स्पष्ट संदेश मिल गया, 36 हे भगवान! हालांकि वो इसे बिल्कुल नहीं देख पा रहा था, फिर भी शेन लैंग के शरीर में खून का एक झोंका दौड़ गया। ये युवक कितना सुंदर है और जाना पहचाना लग रहा है। ये जिन मुलान का पहला एहसास था। शेन लैंग को कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी और उसकी सांसें स्थिर और तेज चल रही थीं। लेकिन वो एक डॉक्टर था और उसके लिए ये दिखावा करना आसान था कि वो मर रहा है और गुस्से में है। साथ ही उसके मुंह के कोने पर खून लगा हुआ था, इतना दुखी दिखना कि जिन मुलान की खूबसूरत आंखें कांप उठी। पूरा जुवानवु शहर उसके परिवार का सदस्य था और उसके पिता ने उसे बचपन से ही अपने लोगों से बच्चों की तरह प्यार करना सिखाया था। हालांकि आम लोग सेना के सामने मारे जाने के लायक थे, लेकिन जिन मुलान किसी निर्दोष नागरिक को अपने सामने मरने नहीं देंगे। जनरल, उसे इलाज के लिए पास के क्लिनिक में भेज दीजिए, परिचारिका ने कहा। बिल्कुल नहीं, शेन लैंग ने मन ही मन सोचा। बहू, मुझे घर ले चलो। जिन मुलान ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, आम चिकित्सा केंद्रों में आराम नहीं होता। अर्ल की हवेली के डॉक्टर और भी ज्यादा प्रतिभाशाली है। इसका इलाज करने के लिए इसे वापस हवेली ले जाओ। हमें निर्दोष नागरिकों को अपने खुरों के नीचे नहीं मरने देना चाहिए। वाह! उसकी आवाज सुनने में सुखद थी, झील में गिरती बर्फ की तरह साफ। हाँ, उसकी परिचारिका ने कहा, फिर शेन लैंग को हल्के से उठाया और सीधे रकाब पर पैर रखा। जिन मुलान की दासी भी एक महिला थी, लेकिन वो आम पुरुषों से कहीं ज्यादा मजबूत थी। शेन लैंग के लिए अपनी राजकुमारी की बाहों में रहना शर्म की बात थी और उसे हर समय बेहोशी का नाटक करना पड़ता था। वापस घर, जिन मुलान ने आदेश दिया और घुड़सवार सेना को काउंट जुवानवु की हवेली वापस ले गई। घायल और सुंदर छोटे लड़के शेन लैंग को जुवानवु शहर की राजकुमारी जिन मुलान घर ले आए। शेन री तियान, तुम्हारे भाग्य का फैसला करने का समय आ गया है। शेन लैंग ने खुद को फिर से खुश करने की पूरी कोशिश की। क्या तुम इस बार पूरे परिवार को बचा पाओगे? क्या तुम जू परिवार को मार पाओगे? क्या तुम तियान हेंग को मार पाओगे? क्या तुम तीखा और मसालेदार खाना खा पाओगे? क्या तुम भविष्य में समृद्ध हो पाओगे? ये तुम्हारे अगले प्रदर्शन पर निर्भर करता है। नोट, भाइयों, कृपया टिकट की सिफारिश करें। मुख्य पात्र को हाथ हिलाने दो। पहले का, अनुक्रमणिका, अगला। इतिहास का सबसे ताकतवर दामाद ससुराल वालों के साथ रहता है कि सभी सामग्री इंटरनेट से ली गई है या उपयोगकर्ताओं द्वारा अपलोड की गई है। हमारा उद्देश्य उपन्यास के मूल लेखक को बढ़ावा देना है। इतिहास का सबसे ताकतवर दामाद ससुराल वालों के साथ रहता है कि नवीनतम अध्याय को पढ़ने और संग्रह करने के लिए आपका स्वागत है। सर्वाधिकार कॉपीराइट नोवेल हॉल कॉम। सर्वाधिकार सुरक्षित। सभी उपन्यास, साइट मैप, DMCA, गोपनीयता नीति, पुस्तक खोज।